नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, दैट इज द चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का मतलब ही क्या होता है कि मिट्टी को ना उसी की प्रॉपर्टीज के बेसिस में ग्रुप में डिवाइड करना, उसी की प्रॉपर्टीज के बेसिस में ग्रुप में डिवाइड करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। वही चीज मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताई कि सॉइल क्लासिफिकेशन अगर जो एक तरह का क्या है प्रोसेस है, ताकि हम सॉइल को ऑर्गेनाइज कर सके इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर उनकी जो इंजीनियर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे। इतना समझ में आया। अब ना ये मेनली 3 चीजों पे बेस्ड होती है। किस पे होती है? ग्रेन साइज पे, प्लास्टिसिटी में और टेक्सचर पे। क्या बोलना चाह रहा है? ग्रेन साइज, प्लास्टिसिटी और टेक्सचर। अब आपको समझना क्या है? आपको समझना है कि सर ग्रेन साइज क्या मतलब? ग्रेन साइज का मतलब ये है कि जैसे कंकड़ हो गया, मिट्टी रेत हो गया, उन सबको क्या बोल सकते हैं हम? ग्रेन साइज के बेसिस पे। जैसे किसी मिट्टी में क्या है कि कितनी रेत है, कितनी कंकड़ है, उन सब के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको डिसाइड करेंगे। ग्रेन साइज पे हम उनको क्लासिफिकेशन करेंगे। सेकंड ऑफ ऑल प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब ये क्या होता है कि मिट्टी जब गीली होती है तो उसके बाद कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि इतनी सॉइल से चंक से कोई भी पॉटर जो है वो इतना बड़ा क्या बना देता है, हमारा एक कलश बना देता है, या फिर कोई भी दिया और बाती बना लेता है। तो वो चीज जो है वो उसकी प्लास्टिसिटी में आ जाती है। डेफिनेटली जो थर्ड है वो कौन सा है? टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? जो मिट्टी है, मिट्टी का क्या जो टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब अगर जब आप हाथ में उसको उठाओगे तो आप उसको चेक करोगे ना कि वो स्मूथ है या फिर वो क्या है, या तो फिर वो क्या है, हमारी ग्रिडी है। ठीक है, तो ये चीज कौन बताएगा मेरे को? टेक्सचर। तो हम मिट्टी को क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं कि यार उसका ग्रेन साइज क्या है, उसकी प्लास्टिसिटी क्या है और उसका टेक्सचर कैसा है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। वही चीज इंट्रोडक्शन में भी लिखी है, इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सॉइल। सॉइल को ऑर्गेनाइज करो इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उनकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है। इतना क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, अब इसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? देखो, ताकि हम क्या बता सके कि इंजीनियरिंग में ये पता लगा सके कि जो सॉइल का यूज है वो किस स्ट्रक्चर में किया जा सकता है। वही चीज यहाँ पे बोलिए, टू इवैल्यूएट द सॉइल बिहेवियर अंडर द लोड। डिफरेंट डिफरेंट लोड में वो कैसे कैसे बिहेव कर रही है, वो चीज हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा उसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है। डेफिनेटली सेकंड क्या है? टू हेल्प इन द डिजाइनिंग फाउंडेशन, पेमेंट एंड एम्बैकमेंट एक्सेट्रा। यही चीज बोलना चाह रहे हैं कि देखो हम फाउंडेशन, रोड या फिर एम्बैकमेंट को अगर जब बनाएंगे तो उसकी डिजाइन में हमें कौन हेल्प करेगा? वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल की जो है सॉइल क्लासिफिकेशन, ये चीज हमें आपको बताएगी। सेकंड ऑफ ऑल, थर्ड ऑफ ऑल क्या है कि टू सिलेक्ट द सुटेबल सॉइल फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना समझ में आया कि देखो सुटेबल सॉइल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पस। क्यों? डिजाइनिंग, फाउंडेशन, पेमेंट, एम्बैकमेंट, इन सब जगह में जो सॉइल का यूज है वो ऐसा है कि वो डिफरेंट है। अब कई बार क्या होता है कि देखो ऐसा है कि रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बोले कि सर आपका रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं जो मेरे घर के पास मिट्टी है वो उठा के मैं क्या करता हूँ, इस पे रख देता हूँ। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि उसका प्लास्टिसिटी हमें नहीं पता। ठीक है, उसकी एक्टिविटी हमें नहीं पता। तो अगर उसकी ये चीजें आपको नहीं पता होगी, उसकी मतलब उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता होगी, तो यू कैन नॉट यूज दैट सॉइल ओवर हियर। मान लो कि आपने ऐसी सॉइल यूज कर ली जिसकी एक्टिविटी जो है वो हाई है। अब जिस भी सॉइल की एक्टिविटी हाई होगी, वो चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि किसी भी सॉइल की अगर एक्टिविटी हाई है तो उसका प्लास्टिक इंडेक्स भी क्या होगा? डेफिनेटली उसका हाई होगा। जिसका प्लास्टिक इंडेक्स हाई है, आप क्या बोल सकते हैं? प्लास्टिक इंडेक्स हाई है तो हम प्लास्टिक इंडेक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पे, इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब प्लास्टिक इंडेक्स हाई है तो डब्ल्यू को हाई होना पड़ेगा और डब्ल्यू को लेस होना पड़ेगा। तो यानी प्लास्टिक इंडेक्स का लिक्विड लिमिट भी क्या है? हाई है। यानी वो लिक्विड लिमिट भी हाई है, तो इसका मैंने क्या बोल सकता हूँ कि यार जब मैं इन सब प्रॉपर्टीज को देखूंगा तो मुझे और कनेक्शन मिलेगा और मुझे ये पता चलेगा अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ तो जैसे ही यहाँ पे बारिश होगी ना, आपको क्या दिखेगा कि देयर विल बी लार्ज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ये जो हमने चार्ट पढ़ा था उसमें पता है ना कि लार्ज इंक्रीज द वॉल्यूम विद इंक्रीज द वाटर कंटेंट, तो वही चीज यहाँ पे होगी। तो स्वेल करते हुए टाइम ये ज्यादा स्वेल करेगा, शिंक करते टाइम ये ज्यादा शिंक करेगा, तो ऊपर रोड में क्रैक्स आने की संभावना क्या है? बढ़ जाएगी। क्यों? जैसे उस पर हमारी ये गाड़ियां जाएगी तो वो क्या है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज हमको कौन हेल्प करता है इस चीज में? क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉइल। ठीक है, अब छोटा सा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉइल, और इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स। तो मेरे ख्याल से नोट्स अगर आपको बनाने तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, आपको एक पीडीएफ दे देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ से आप ध्यान से देख लेना कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपको ज्यादा ध्यान में देने की बात नहीं है, बस इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। राइट। अच्छा, ये पता लगे कि इंजीनियरिंग में हमें पता लगता है कि किस सॉइल का यूज करना है ना। और दूसरा क्या? फाउंडेशन, रोड, एम्बैकमेंट के डिजाइन में हेल्प करता है। यही चीज हम यहाँ पे लिखिए। अब सेकंड फॉल आ जाता है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। राइट, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि जो सॉइल है, सॉइल की क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। मतलब हर एक सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है। अगर ये अलग अलग पार्टिकल है तो सबसे पहले इनको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा कि सॉइल में क्या है। तो ये बोला कि सॉइल जब हम ग्रेवल को देखते हैं ना, तो ग्रेवल को जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है? ग्रेवल ग्रेटर देन होता है 4.75 mm से। तो ये पार्टिकल साइज का रेंज है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई। अच्छा, यहाँ पे कोर्स सैंड है। ठीक है, यहाँ पे सैंड लिख दिया लेकिन यहाँ पे सैंड है। ठीक है, कोर्स सैंड है, मीडियम सैंड है, फाइन सैंड है। अब आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं कि फाइन सैंड क्या है, आपको मीडियम सैंड क्या है। बस आप एक जनरल सी डेफिनेशन है जो चीज यहाँ पे लिखी है कि देखो कोर्स सैंड को देखो तो वो कितना है, 2 mm से लेकर 4.75 mm तक है। आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको साइजेस जो है वो याद करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में वो आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। वहां पे पूछेंगे कि बताओ भाई ग्रेवल का क्या साइज है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि एक मिस्त्री को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आप पता होनी चाहिए कि ये सब क्या है। सिल्ट का क्या है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्ले का क्या है वो 2 माइक्रॉन से नीचे नीचे होना चाहिए। ये चीज जो है वो पहले ही आपको मैंने क्लियर कर दी थी कि भाई ये साइज के बेसिस पे क्या है हमारा क्लासिफिकेशन है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज द सॉइल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूएसडीए।
ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर ये यूएसडी क्या है, यूएसडीए है क्या बेसिकली। तो बेसिकली जब हम यूएसडीए देखते हैं ना, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, बस ध्यान से ऐसे ही समझ लो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि देखो ये ना यूनाइटेड स्टेट और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का क्या है इसका, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है कि 3 चीजों में, जैसे कि सैंड का रेशो, सिल्ट का सॉरी परसेंटेज और क्ले का परसेंटेज। तो ये क्या करता है कि ये तीनों की परसेंटेज को मिला के सॉइल के टेक्सचर को डिसाइड करते हैं। जैसे हमने सॉइल के टेक्सचर किया ना, तो ये सॉइल के टेक्सचर किससे मिला के करते हैं, यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो उसके फुल फॉर्म है। दूसरी बात क्या है, ये क्लासिफाई किस पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले। क्या करता है ये कि ये ना इन तीनों की परसेंटेज को मिला के सॉइल के टेक्सचर को डिसाइड करता है। इनका क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है जैसे यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल चार्ट है ना, ये सॉइल के टेक्सचर के ट्रायंगल को ट्रायंगल जो है उसको डिसाइड करता है कि क्या सैंड है। जैसे यहाँ पे लिखा है सैंड, सिल्ट और क्ले, तो इन सब की परसेंटेज की बेसिस पे क्या करता है वो, किसी भी सॉइल को क्लासीफाई करता है। मान लो कि अगर जो उसका यहाँ पे आ गया, मान लो कि यहाँ पे कोई भी सॉइल है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 30 उसका क्या है, 30% उसका क्या है, सैंड है। ठीक है, और बोला कि 50% जो है वो उसका क्या है, 50% उसका क्या है, क्ले है। ठीक है, मान लो 50% क्ले है, और बोला कि जो उसका सिल्ट है ना, सिल्ट है उसका 20% है, 20%। तो जहां पे ये तीनों मिलेंगे, जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा, और इसको भी अगर जब मैं मिलाऊं तो ये भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम इस पूरी सॉइल को क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्ले हो गया, ये क्ले का पार्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा 20%। अगर इस तरह से बनाऊं मैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20%। तो हम क्या बोलेंगे कि ये ना सिर्फ क्ले का पार्ट है। तो जनरली ये सब इसी में ही होता है। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि हमारे पास जो है सैंड की परसेंटेज दे रखी है, कितनी परसेंटेज दे रखी है, मान लो कि वो दे दी 30। ठीक है, और अदर जो सिल्ट है, सिल्ट की परसेंटेज दे रखी है, मान लो कि वो कितनी है 40। ठीक है, और हमारी जो क्ले है, क्ले की परसेंटेज दे दी है, मान लो हमारे को कितनी दी है 50 दे दी है। ठीक है, तो ये क्या दे दी हमारे को, परसेंटेज दे दी है। तो ये परसेंटेज दे दी है, तो हमें इस पे कैसे ढूंढना है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सैंड का देखना पड़ेगा। सैंड का कितना 30%, तो ये हो गया हमारा 30%। सिल्ट का कितना 40, तो मान लो कि सिल्ट का ये 40 है, राइट। अब क्ले का कितना 50, मान लो ये क्ले का 50। अभी जहां पे मीट करते हैं ना, वहां पे हम क्या बोलेंगे कि वो वही हमारी क्लासिफिकेशन है। कैसे, जैसे हम यहाँ से देखते हैं, तो इसको मैं यहाँ से जोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से जोड़ता हूँ, तो यहाँ से जोड़ दी, और ये चीज क्या है, यहाँ से जुड़ गई। ठीक है, आपको इसको जनरली ध्यान नहीं देना है, क्यों, क्योंकि इसका पेपर नहीं आते हैं, पेपर में नहीं आते ये। क्यों नहीं आते पेपर में, क्योंकि आपको ऐसे ट्रायंगल बनाना पड़ता है, और ये ट्रायंगल जो है वो जनरली नहीं देते पेपर में। तो इसको बस ऐसे ही समझ लो कि किस तरह से आप इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो सॉइल है ये क्लासीफाई कैसे होगी, ये होगी क्ले से। क्यों होगी ये क्ले से, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जहां पे भी ये मीट कर रहे हैं ना, जैसे 30% इसका है, 40% इसका है, 50% इसका है, इन तीनों को मैंने एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर दिया, मीट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि जनरली ये जो सॉइल है ये क्लासीफाई होगी एज अ क्ले। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी और के लिए मान लो कि सैंड का 80% है, सैंड का 80% है, और मान लो जो क्ले है, क्ले का है हमारा मान लो क्ले का है हमारा 20%। ठीक है, और सिल्ट का है हमारा 40%। ठीक है, सिल्ट का क्या है 40%। तो सैंड का कौन सा है हमारा 80%। तो सैंड का 80% कौन सा हो गया, ये हो गया सैंड का 80%। क्ले का कितना हो गया 20%, क्ले का हो गया हमारा 20%। ठीक है, और सिल्ट का है हमारा 40%, तो सिल्ट का कौन सा 40%। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये पूरा मिल जाएगा। तो आप इसको अगर डायरेक्टली भी जोड़ दोगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिल्ट हो गया। तो ये क्लासीफाई कैसे होगी, देखो यहाँ पे क्या है, ये किस पे आ रहा है, ये दो चीजों पे आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे क्लेई लैम, अच्छा यहाँ पे एक और लाइन थी ना, इस तरह से एक और लाइन है यहाँ पे, है ना, एक सेकेंड। तो यहाँ पे दो पे लाइन कर रहा है, अगर जो एक पे लाइन करता है तो हम क्या बोलते हैं, सैंडी क्ले लोम या फिर सैंडी लोम। तो इसमें जो है सैंडी क्ले और सैंडी लोम में क्या आ जाता है, ड्यूल फंक्शन हमारा आ जाता है। वो चीज मैं आपको बता दूंगा जब हम क्या करेंगे, जब हम आईएससी करेंगे ना, तो मैं बता दूंगा आपको, राइट। राइट, हम जब बता देंगे आपको ना इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन ना, तो उसमें मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि ड्यूल फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल होता है, राइट। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी यहाँ पे, इस सॉइल का टेक्सचर क्लासिफिकेशन। क्या बोला कि सॉइल का टेक्सचर रेफर्स करता है टू द रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सैंड, सिल्ट या फिर क्ले इन द सॉइल। ठीक है, दिस इज द कॉमनली रिप्रेजेंटेड यूजिंग द सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल। इसी ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेसिकली, वैसे तो बोलते हैं इसको टेक्सचर, मतलब सॉइल टेक्सचर ही ट्रायंगल ही बोल दो आप इसको बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल हो गया। तो इतना क्लियर हो गया आपको। डेफिनेटली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सैंडी लोम से, क्लेई लोम से, सिल्टी क्ले से, या लोमी सैंड से। ये चार चीजें जो है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड द पैटर्न ऑन द ट्रायंगल। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टिंग में यूज होता है, और द प्लॉटिंग ऑन द ट्रायंगल, बाय प्लॉटिंग ऑन द ट्रायंगल। तो समझ में आया आपको क्या है। वैसे जनरली इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट रहता है वो क्ले का ही रहता है, और बाकी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा किसका रहता है, सैंडी क्ले लोम। यहाँ से आप देख के बना सकते हो जो आपको बनाना है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फॉल अगर हम आगे बढ़ेंगे, या इसका पता लगे ना आपको यूएसडी का क्या मतलब है। ये जो हमारा सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशन, इसका मतलब है कि टेक्सचर मतलब है कि सॉइल, सैंड या फिर सिल्ट या क्ले के परसेंटेज के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि हम सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ज्यादा सैंड हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि वो सैंडी सॉइल है, अगर जो ज्यादा सिल्ट हुआ तो हम बोलेंगे ज्यादा सिल्टी सॉइल है, और क्ले है तो ज्यादा क्ले सॉइल है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट फॉल क्या है हमारा, एचआरबी।
HRB क्या है कि हाईवे रिसर्च बोर्ड एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन क्या बोलता है हमारे को कि ऑल्सो नोन एज द पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन यानी PRA सिस्टम, इट इज वाइडली यूज फॉर द क्लासिफिकेशन सब ग्रेड सॉइल्स इन हाईवे। तो ये आपका हाईवे तो हुआ नहीं है, लेकिन सब ग्रेड में आपको बता देता हूँ सब ग्रेड सॉइल क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ मैं, अगर सब ग्रेड सॉइल की मैं बात करूँ ना, तो सब ग्रेड सॉइल क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले हाईवे जब मैं कराऊंगा तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। एक होता है वेयरिंग कोर्स, एक होता है वेयरिंग कोर्स, एक होता है बाइंडर कोर्स, बाइंडर कोर्स, राइट। एक होता है हमारा बेस, फिर होता है हमारा क्या सब बेस, सब बेस, फिर आता है हमारा क्या सब ग्रेड, सब ग्रेड, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, 5 लेयर होती है किसकी, किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट। और कई जगह पे ना इसको सरफेस कोर्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सरफेस कोर्स, ठीक है। तो क्या बात कर रहा हूं मैं, रोड की बात कर रहा हूं। तो रोड में बेसिकली क्या होता है, वेयरिंग कोर्स होता है, बाइंडर कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है, सब बेस होता है, फिर सब ग्रेड होता है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, सब ग्रेड की बात कर रहे हैं। अगर इनकी फंक्शन में बताऊं सबकी, तो मतलब अगर हम देखें कि वेयरिंग कोर्स देखें ना, तो ये स्मूथ सरफेस होता है जो व्हीकल की बिल्कुल ही कांटेक्ट में होता है। जैसे आपकी जहां पे गाड़ी चलती है ना, सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है हमारी, वेयरिंग कोर्स भी होती है, या फिर उसको सरफेस कोर्स भी बोलते हैं, राइट। सेकंड कौन सी है हमारी, दैट इज द बाइंडिंग कोर्स। बाइंडिंग कोर्स क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और ये ना लो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आती है, राइट। अब थर्ड कौन सी है हमारी, दैट इज द बेस कोर्स। ये क्या होती है, जो मेजर स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं बेस कोर्स, राइट। अब ये जो सब बेस कोर्स होती है, ये क्या करती है, ड्रेनेज और ये सपोर्ट करती है किसके लिए, सब ग्रेड के लिए क्या करती है, सपोर्ट की तरह एक्ट करती है, राइट। और जो सब ग्रेड होती है ना, वो होती है फाउंडेशन ऑफ द एंटायर पेमेंट। किसी भी रोड की जो फाउंडेशन है ना, वो सब ग्रेड होती है, राइट। अब इस पे जब हम बात करें ना सब ग्रेड की, तो यही चीज हमको बोल रहा है कि ऑल्सो नोन एज द पब्लिक दिस इज एंड इट इज वाइडली यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सब ग्रेड सॉइल। तो आपको पता लगा कि सब ग्रेड सॉइल कौन सी बात कर रहे हैं हम, इसकी सॉइल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे यूज होने वाली कौन सी है, सब ग्रेड सॉइल की बात करें, उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें। क्यों बोल रहे हैं इसकी बात, इसकी क्लासिफिकेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह की क्या है कि सारा का सारा जो लेयर्स की लोड है, ये जो सारे के सारे लेयर्स है ना, अब इनका जो भी लोड होगा वो लास्ट में ही तो आएगा। इसी वजह से इसको क्लासिफाई करना इज इंपॉर्टेंट है। क्यों, किसी भी पूरा का पूरा जो रोड का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर का बेस कौन सा है, वो सब ग्रेड है। तो इसको पढ़ना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या है कि नेचुरल ग्राउंड सॉइल होती है और इसको प्रिपेयर भी किया जा सकता है, राइट। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि सब ग्रेड सॉइल को किस तरह से हमने किया है कि हमने बोला कि जब हम A1 की बात करेंगे तो A1 कौन सी होगी, ग्रेवल या सैंड। अगर जब हम सब ग्रेड में ग्रेवल या सैंड की यूज कर रहे हैं तो सब ग्रेड क्वालिटी क्या हो जाएगी, मानी एक्सीलेंट हो जाएगी, ग्रेवल और सैंड। क्यों, इट्स अ गुड बॉय। और ग्रेवल जो है वो आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट है हमारा। अगर हम बात करेंगे ग्रेवल और सैंड की, अब पहले तो वेल ग्रेडेड थी, अब दूसरी कौन सी है, विद फाइन, यानी फाइन ग्रेडेड की बात करें तो वो भी है गुड है। और ऐसे बहुत सारे कि A1 है, A3, A7 है। हाईली प्लास्टिक ले है तो वो बहुत ज्यादा क्या होगी, वेरी पुअर होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे ड्रेनेज जो है वो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होगी। मतलब ये चीज जो है सारी ना मैं आपको हाईवे में अच्छे से पढ़ा दूंगा, और स्टिल आपको बस ये देखना है कि हाँ भाई, इट इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप देख लो कि A2 क्या है हमारा, फाइन सैंड है। फिर A4 सेल्ट है, यानी लो प्लास्टिसिटी है तो पुअर। हाईली लिक्विड लिमिट सेल्ट है तो वो भी पुअर हो जाएगी। और वेरी पुअर कौन सी हो जाएगी, हाई प्लास्टिक क्ले, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है और इसी की बेसिस पे क्या किया, क्लासिफिकेशन की कि सब ग्रेड सॉइल को किस किस तरह से हमने चूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रुप इंडेक्स, यहाँ पे CGI नहीं है, यहाँ पे ये है, ठीक है, ब्रैकेट है, इट्स GI फॉर्मूला। GI फॉर्मूला क्या है कि आपको याद क्या करना है, ABCD, ABCD, है ना, और फिर दोबारा से A लिखना है, राइट। फिर और साथ में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले 0.2A, 0.01 एंड 0.005। एक और बात याद रखो कि हायर इज द ग्रुप इंडेक्स, पुअरर विल बी द क्वालिटी। इतना समझ में आया कि हायर विल बी द ग्रुप इंडेक्स, पुअरर विल बी द क्वालिटी। समझ में आया आपको ग्रुप इंडेक्स। अच्छा, ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला इसका। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, इन सबकी इंपॉर्टेंस दे रखी है। जो ABCD यहाँ पे यूज हुआ है ना, इन सब के लिए क्या बोला है कि जब 75 माइक्रोन से जो सी पास करेगी ना, -35, और उन दोनों की अगर जब वैल्यू देखेंगे, वैल्यू शुड बी लाई बिटवीन 0 to 40। अगर जो इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, अगर जिसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, तो आप नेगेटिव नहीं डाल के क्या डालोगे, 0 डालोगे। अगर इसकी वैल्यू मोर देन 40 आई, यानी 50 वैल्यू आ गई इसकी, तो आप क्या वैल्यू डालोगे, 40 वैल्यू डालोगे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब मैं ग्रुप इंडेक्स की बात करूंगा ना, तो एक फॉर्मूला है ना, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या है, ABCD और दोबारा से A। तो इन्हें समझ में आया, ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड ऑफ ऑल ABCD जो ये हमारी लिमिट्स दे रखी है ना, 0 to 20, 0 to 20, 0 to 40, इसका मतलब क्या है ये मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आप सब देख ही सकते हो कि 75 माइक्रोन से जो सी से पास कर रहा होगा, -15 जो है वो B की वैल्यू हो जाएगी। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिक्विड लिमिट -40, और D क्या हो जाएगी, प्लास्टिक इंडेक्स -10, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो है आपको गिवन होगी इन द क्वेश्चन, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई ये क्या मतलब है इसका। आप ये सब वैल्यूज पुट करना और डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज क्या लिखी, 0 to 40। अगर वैल्यू नेगेटिव में आई आपकी, क्या आ गई, अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आई, मान लो कि आपको क्या है 75 माइक्रोन से जो पास हो रही है वो मान लो 30 है, तो 30 - 35 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो आप -5 इसका आंसर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। समझ में आया। अगर इसकी लिमिट हायर आई,
यानी इसकी लिमिट कितनी आई, ज्यादा आई, तो आप क्या लिखोगे, मान लो कि 50 आ गई इसकी वैल्यू, इसकी ए की वैल्यू 50 आ गई, तो आप क्या लिखोगे, 40 लिखोगे। समझ में आया। सिमिलरली इसी के लिए भी सेम यूज होता है, जब लिक्विड लिमिट -40 करेंगे और अगर जो वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई, अगर वैल्यू किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई, तो आप क्या डालोगे, जीरो वैल्यू डालोगे। और अगर उसकी वैल्यू 40 से ज्यादा है, यानी अगर जब मैंने बोलूँ 60, ठीक है, नहीं सॉरी 70, अरे 70 माइनस मैं 40 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो आप 30 वैल्यू कभी नहीं डालोगे, क्या डालोगे आप, 20 डालोगे। समझ में आया क्या लिखा मैंने, ये सब चीजें 020 ये सब कुछ, तो ये क्या फॉर्मुला है ग्रुप इंडेक्स का, जिसमें बोला है 0.2 प्लस 0.01 BD प्लस 0.005 CA। समझ में आया, ABCD इसके सारे फॉर्मुले, ये नोटेशन है इसकी। क्या बोला है कि ग्रुप इंडेक्स की रेंज क्या है, जब वो हायर होगी तो पुअरर विल बी द क्वालिटी, यही चीज बोली ना, यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि हायर विल बी द GI रेंज, पुअरर विल बी द क्वालिटी, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी, 0 से लेकर 5 की रेंज में, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स एक्सीलेंट टू गुड, इसके लिए सब ग्रेड रेटिंग के लिए, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल 6 to 10 है, तो हम क्या बोलेंगे, गुड टू फेयर है। 11 से लेकर 20 तक होगी तो हम बोलेंगे फेयर टू पुअर है, और 21 से लेकर 30 तक होगी तो हम बोलेंगे पुअर है, और फिर 30 से ऊपर होगी तो हम क्या बोलेंगे, इट्स वेरी पुअर। समझ में आया आपको, मैंने GI का क्या फॉर्मुला बताया, फॉर्मुला है सब ग्रेड के लिए यूज होता है कि भाई 0.2A 0.1, समझ में आया आपको, ऐसा कुछ फॉर्मुला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको, GI को बेसिकली है क्या, GI बेसिकली है क्या, जो ग्रुप इंडेक्स है ना, जो हमारा ग्रुप इंडेक्स है ना, ये क्या एक तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो हमें क्या बताएगा, सॉइल की जो सब ग्रेड है ना, सॉइल जो सब ग्रेड है, सब ग्रेड कि कोई भी सॉइल जो है वो सब ग्रेड के लिए अच्छी है कि बुरी है, वो चीज कौन बताएगा, मेरे को GI बताएगा। तो जितनी ज्यादा हमारा GI होगा, हायर विल बी द GI, हायर विल बी द GI, पुअरर विल बी द क्वालिटी, क्या बोल सकते हैं, पुअरर विल बी द क्वालिटी। समझ में आया ना आपको फॉर्मुला। अब मैं बता रहा हूँ उसको क्या मतलब क्या है, ग्रुप इंडेक्स क्या है बेसिकली, ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं एक तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें क्या बताएगा कि सॉइल जो सब ग्रेड है, अब इस सब ग्रेड में क्या है कि वो कितनी अच्छी है कितनी बेकार है, वो चीज को कौन बताता है, आपको GI बताता है, ठीक है। अब GI का यूज ना बेसिकली किसमें होता है, हाईवे रिसर्च बोर्ड में होता है, किसमें होता है, हाईवे रिसर्च बोर्ड में, यहाँ पे HRB लिखा है मैंने, हाँ। तो ये HRB में हमारा क्या होता है, यूज होता है, ताकि हम क्लासिफाई कर सकते हैं, स्पेशली ना बेसिकली किस पे होता है, A4 से लेकर A7 के बीच में यूज होने वाली, A4 से लेकर A7 के बीच जो सॉइल है ना, इस सॉइल के टाइप के लिए यूज होता है ये, ठीक है। कहां से लेकर A4 से लेकर A7 तक, तो पुअर से लेकर वेरी पुअर तक हमारी बात करते हैं, तो हम उस सब ग्रेड सॉइल की इस्तेमाल करते हैं। और ये फॉर्मुला भी आपको पता लग गया क्या बोलना चाह रहा है, दूसरा क्या है 0 से लेकर 5, और ये फॉर्मुला, ये अच्छा, ये वाला टेबल जो है ना, वो बस आप ध्यान में रख लेना कि पुअरर विल बी द क्वालिटी इफ द GI विल बी द हायर, इतना समझ में आया, बस इस ज्यादा ध्यान में रखने की चीज नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर 2 जो है वो बहुत छोटा सा, और जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस वही देखनी है आपको, ज्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना इसमें। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द सुटेबल नंबर, ठीक है, और उसका साथ में क्या दे रखा है, टेबल भी दे रखा है, राइट। इसके बाद आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी चीज के लिए क्या है, चैप्टर 2 बना हुआ है, ऐसा मान भी सकते हैं आप, राइट। अच्छा, सुटेबल नंबर बेसिकली होता क्या है, सुटेबल नंबर ना एक तरह का क्या है, इंडिकेटर है, इट्स अ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या बताता है हमारे को, ये ना किसी भी सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताएगा, किसके बारे में बताएगा, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताएगा, और उसका जो भी ड्रेनेज का बिहेवियर है ना, जो भी उसका ड्रेनेज का बिहेवियर है उसके बारे में बताएगा। इसमें भी सेम चीज होती है जो GI में होती है, क्या बोला था मैंने, हायर इज द GI, पुअरर विल द क्वालिटी, सेम चीज सुटेबल नंबर के लिए भी, क्या कि अगर सुटेबल नंबर किसी का ज्यादा होगा ना, तो सॉइल वीक या फिर प्रॉब्लमेटिक होती है, क्या बोल सकते हैं, वीक या प्रॉब्लमेटिक होती है, तो हम बोलेंगे हायर विल बी द सुटेबल नंबर, पुअरर विल आल्सो बी द क्वालिटी, बट नॉट इन द वे ऑफ अ क्वालिटी, बट आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज वीक, क्या बोल सकते हैं कि हायर विल बी द सुटेबल, यहाँ पे लिख देता हूँ हायर, यहाँ पे हायर विल बी द सुटेबल नंबर, विल बी द सुटेबल नंबर, SN से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं कि वीकर विल बी सॉइल, या फिर क्या बोलेंगे प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, ये प्रॉब्लमेटिक का क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो जब हम सुटेबल नंबर देखते हैं तो जनरली क्या होता है कि सुटेबल नंबर का ना देखो इसका फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्या लिखा है कि 1.7 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 250 का स्क्वायर प्लस 1 बाय, अच्छा ये चीज जो है ना आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, GI और सुटेबल नंबर के लिए है सिर्फ ये चीज, ठीक है। क्या रख सकते हो आप, 1 2 5, ठीक है। कैसे 1 2 का 4 होता था ना जैसे गाने में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 2 का 5, क्या बोलेंगे 1 2 का 5। जब हम GI यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे कि 2 यूज होगा किसके साथ, A के साथ होगा, और BD किसके साथ होगा, यानी BD जो BD भी थे ना, BD लोग क्या एक नंबर होते हैं, तो एक नंबर, और जो 5 है 5 किसके लिए यूज होगा, जो C होते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं 1 2 5, यही चीज किसके लिए, सुटेबल नंबर के लिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे D50 D20 और D10, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 1 2 का 5 बोल सकते हैं, राइट। 1 2 का 5 कैसे बोलेंगे कि देखो 1 2 का 4 होता है ना, तो यहाँ पे 1 2 का 4 भी इंक्लूड होगा, कैसे, टॉप में ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 4, वो कैसे तोड़ना है 3 प्लस 1 सॉरी 5 याद रखो, कैसे 3 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, टोटल 5 हो गया, राइट। इसके नीचे क्या है कि D50 D20 D10, तो ये क्या हो गया, सुटेबल नंबर हो गया, राइट। और इसका क्या है, टेबल भी है यहाँ पे। अब सुटेबल नंबर इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि क्या करते हैं ना, जब हम बैकफिल मटेरियल यूज करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी रिटेनिंग वॉल होती है ना, उसके पीछे की जो मिट्टी यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम बैकफिल मटेरियल।
अच्छा, जब ये बैकफिल मटेरियल हम यूज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम ना एसएन देखते हैं, एसएन देख के हम जज कर सकते हैं कि वो सॉइल हम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे कि ये सॉइल यूज करनी चाहिए कि नहीं, क्यों, उसमें सेटलमेंट ज्यादा हो सकती है। वो चीज कौन बताएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, उसकी कंप्रेसिबिलिटी, तो स्ट्रेंथ, ये चीजें कौन बताएगा हमें को, एसएन बताएगा। तो इसलिए हम क्या है कि बैकफिल के लिए भी सुटेबल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेबल बना रखा है, क्या बोल रहा है कि बैकफिल मटेरियल के लिए सुटेबल है कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या देख सकते हैं, बैकफिल मटेरियल, चल ठीक है, ये लिखा है। क्या लिखा है कि सबसे पहले क्या सुटेबल नंबर अगर 0 से लेकर 10 तक होगा ना, तो हम बोलेंगे एक्सलेंट, वी विल यूज इट। ठीक है, 10 से लेकर 20 तक होगा तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर द बैकफिल मटेरियल। ठीक है, वो मत देखना, ये देखना कि सुटेबल नंबर जब 1 से लेकर 3 तक होगा ना, तो हम बोलेंगे वो एक्सलेंट है। क्या बोलेंगे हम, वो एक्सलेंट है। यानी हम बैकफिल के लिए क्या करेंगे, उसके लिए यूज कर लेंगे डायरेक्टली, यूज डायरेक्टली, राइट। और जब होगा हमारा क्या 4 से लेकर 6 तक होगा, तो हम बोलेंगे वो गुड है, उसकी रेटिंग क्या है, गुड है, और हम उसको यूज भी कर सकते हैं, मे नीड कॉम्पैक्शन। ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस साइल के लिए कॉम्पैक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि 7 से लेकर जो 9 तक होगी, तो हम बोलेंगे कि वो फेयर है। ठीक है, तो उसको यूज करें, लेकिन सावधानी के साथ, विद कॉशन। ठीक है, और सेकंड लास्ट वन क्या है, 10 से लेकर 12 तक हम बोलेंगे वो पुअर है ना, अवॉइड करो अगर पॉसिबल हो सके, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। ठीक है, वो गलत टेबल था पहले वाला ना, ये वाला बिल्कुल सही है कि देखो 1 से लेकर 3 तक बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे एक्सलेंट। तो हमने क्या बोला कि हायर विल बी द सुटेबल नंबर, पुअर विल बी द क्वालिटी। तो इसने क्या बोला कि बैकफिल के लिए यूज करना है आपको कोई भी मिट्टी, तो हम क्या बोलेंगे उसके सुटेबल नंबर को चेक करेंगे कि 1 से लेकर 3 तक है, 4 से लेकर 6 तक है, 7 से लेकर 9 तक है, 10 से लेकर 12 तक है, एक्सलेंट, गुड, फेयर, पुअर। पुअर हो गए तो हो सके तो ना ही यूज करो, यूज करना है लेकिन कॉशन के साथ, मतलब उसको सावधानी के साथ देखो। 4 से लेकर 6 तक क्या है, उसमें कॉम्पैक्शन करनी पड़ेगी आपको, और 1 से लेकर 3 तक क्या है, एक्सलेंट है, आप उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली एज अ बैकफिल मटेरियल। समझ में आया आपको, ये टेबल है आपको। तो सुटेबल नंबर के बारे में आपको चीजें पता लगी कि हम क्या बात करें। सुटेबल नंबर एक तरह का क्या है, आपको एक इंडिकेटर है जो हमें बताएगा स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी या फिर ड्रेनेज बिहेवियर किसी भी सॉइल का। ठीक है, बैकफिल में जब हम यूज करते हैं तो सुटेबल नंबर को चेक करते हैं कि सुटेबल नंबर प्लस मिट्टी की जजमेंट के हिसाब से हम भी देखते हैं। ठीक है, सुटेबल नंबर होता है ना, वो तो देखते ही देखते हैं, साथ में हम और चीज भी देखते हैं। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है आपको कि सुटेबल नंबर क्या है, कि 3 से लेकर 3 डिवाइड, और ये जो फॉर्मुला है ये बस आपको देखना है। ठीक है, आपका यूज कहीं और होगा, ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ यूज होगा। ठीक है, बैकफिल के लिए यूज होगा, ये चीज मैं आपको फर्दर चैप्टर्स में अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मुला बस आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दो और छोटा सा लिख दो कि भाई वो ड्रेनेज और स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। सेकंड ऑफ ऑल कि हायर विल बी द सूटेबल नंबर, वीकर विल बी द क्वालिटी। ये चीज समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम किसकी, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। इतना समझ में आया ना आपको, इससे कुछ भी रिलेटेड कुछ भी नहीं बचा है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ना चाह रहे हैं, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन है ना, ये एक आईएस कोड यानी आईएस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आईएस हमारा 1498 और 1970 आईएस कोड पे बेस है कि नहीं। अच्छा, ये ना रिवाइज किया गया है, ये अभी का जो है ना वो उसके हिसाब से मैंने रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस ये मत समझना कि ये पुराना है, राइट। तो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन बेसिकली ये आया कहाँ से, ये ना एक तरह का क्या है, एक तरह का नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। समझ में आया, जो किसने दिया है, हमारे को बीआईएस ने दिया है। क्या दिया है, बीआईएस ने। मैंने क्या बोला कि हम इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का इंडियन स्टैंडर्ड है। क्या है ये, भारत का एक स्टैंडर्ड है, इट्स अ भारत स्टैंडर्ड। जो हमें किसने दिया है, हमें दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बनाया है बेसिकली, राइट। तो इंडिया में ना सॉइल को सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास ये चीज है, ताकि हम क्या कर सके कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो या फिर फाउंडेशन हो या फिर हम क्या बोले रोड की डिजाइन के लिए हम क्या कर सके, इसका मतलब नेचर समझ सके, तो इसलिए हम यूज करते हैं इसका। क्या बोला मैंने, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन ये तरह का भारत का एक स्टैंडर्ड है जो हमारे को किसने बनाया है, बीआईएस ने बनाया है। सेकंड ऑफ ऑल ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे को क्या है कि इंडिया की जो सॉइल है ना, अब उस सॉइल को सिस्टमेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। जो भी हमारी सॉइल है ना इंडिया में, अब उसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, उससे क्लासिफाई करना पड़ेगा, राइट। ताकि हम क्या कर सके, कोई भी हमारे जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या फिर हमारा क्या बोले फाउंडेशन है, कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन, या फिर मैं किसकी बात करूं, रोड डिजाइनिंग के लिए हम उसके नेचर को समझ सके, उस चीज के लिए क्या बना है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। समझ में आया हमारे को, है ना। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो है ये किस बेसिस पे बनाया गया है। तो मोस्टली तो जो इसका बेस है ना वो हमारा क्या है, यूएससीएस है। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसकी फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, बस आप समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली किस पे बेस्ड है, ये यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा क्या किया जाए, इसको इंडिया के एनवायरमेंट के साथ मॉडिफाई किया गया है। समझ में आया आपको क्या किया हमने, इसका मॉडिफाई किया गया है। तो बेसिकली हमने इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में इतना समझ गया। दूसरा, अब इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो हुई है ना वो दो चीजें में हुई है। क्या हुई है, एक तो फाइन में हुई है, एक तो कोर्स में हुई है, राइट। अच्छा, ये फाइन और कोर्स तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि फाइन कोर्स ग्रेन क्या होता है, सॉरी फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है।
ये चीज मैंने आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से क्लियर कर दी थी। अब जिसको नहीं पता है वो जाके लेक्चर देखो, ठीक है। अब बेसिकली हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि मोर देन 50% अगर ये रिटेन करता है ऑन अ 75 माइक्रोन सीव, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको कोर्स ग्रेन बोलेंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, बस आपको सुनो, मुझे पता है कि आपको ये चीज ऐसे समझ नहीं आएगी। तो मैंने क्या बोला, ये चीज भी आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने बोला कि भाई देखो इंडियन स्टैंडर्ड है, बीआईएस से किया हुआ है और बेस यूएससीसीएस पे है, ताकि हम सॉइल की कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन और रोड डिजाइनिंग, बस ये आपको समझने के लिए था, ठीक है। और ये आईएस 1498 और 1970 पे बेस्ड है, समझ में आया। तो जब हमने बोला कि 50% मोर रिटेन होगा 75 माइक्रोन सीव पे, तो हम उसको बोलेंगे कोर्स ग्रेन, ठीक है। और इंक्लूड क्या करेगा, ग्रेवल और सैंड। और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन उनकी ग्रेडेशन, कि वो वेल ग्रेड है या पुअरली ग्रेडेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी समझ नहीं आएगा आपको, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। कि देखो जीडब्ल्यू का क्या मतलब है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। एसपी का क्या मतलब है, पुअरली ग्रेडेड सैंड है। समझ में नहीं आपको पता लग गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि हम बोले कि इंडियन स्टैंडर्ड में क्या होगा कि अगर जो 75 माइक्रोन पे, मैंने क्या बोलता कि हमारी वो थी, अगर 75 माइक्रोन से मोर देन 50% अगर जो उसमें रिटेन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो कोर्स ग्रेन है, ठीक है। और फर्दर क्लासिफिकेशन किस पे बेस करेंगे हम, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड पे। सेकंड ऑफ ऑल एग्जांपल के साथ समझो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जब हम वेल ग्रेडेड की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे। पुअरली ग्रेडेड, देखो मेनली क्या होता है ना, जैसे ग्रेवल है या फिर सैंड है, ये क्या होते हैं, मेन पैटर्न होते हैं। क्या होते हैं, दीज आर द मेन पैटर्न। अच्छा, ये मेन पैटर्न ना बोलते समय तो हम क्या बोलते समय तो हम इंपॉर्टेंट देते हैं इनको, लेकिन जब हम लिखते, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम मेन पैटर्न को पहले बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रेवल है या फिर सैंड है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेवल को क्या लिखते हैं हम, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सैंड को किससे करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्ले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिल्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नोटेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन जो है मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। तो ये सारी नोटेशन जो है वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्रेवल प्लस वेल ग्रेडेड, तो हमने क्या बोला सबसे पहले, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। जब यहाँ पे पी है और यहाँ पे एस है, तो हम क्या बोल रहे हैं, पुअरली ग्रेडेड सैंड को बोल रहे हैं। समझ में आया क्या लिखा। दूसरा, जब हम ड्यूल नेचर की बात करते हैं ना, या फिर ड्यूल नोटेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या लिखना है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि जी डब्ल्यू या फिर जी सी लिखा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जो मेन पैटर्न होता है ना, मेन पैटर्न क्या है इसमें, ग्रेवल है ना। ये चीज आपको अभी समझ में आ जाएगी। मेन पैटर्न है इसमें ग्रेवल, तो ग्रेवल को हम क्या बोलेंगे, लिखते टाइम तो पहले लिखेंगे, लेकिन बोलते टाइम हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जीसी है, तो जीसी को क्या बोलेंगे, क्लेई ग्रेवल बोलेंगे। समझ में आया क्या लिखा मैंने, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे कि फाइन ग्रेन सॉइल है। फाइन ग्रेन सॉइल में क्या लिखा है कि मोर देन 50% अगर जो पास हो रहे हैं 75 माइक्रोन सीव से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइन या फिर फाइन पार्टिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल या फिर फाइन पार्टिकल सॉइल, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा, क्लासिफिकेशन यूजिंग द अटबर्ग लिमिट्स, ये मैं आपको भी बता दूंगा कि देखो हमने क्या बोला कि क्ले सीएल बोला है, तो सीएल का क्या मतलब है कि इनऑर्गेनिक क्ले, लो प्लास्टिसिटी। सी एच का क्या मतलब है, इनऑर्गेनिक क्ले। अच्छा, ये चीज रहने दो आप, ठीक है, ये चीज अभी समझ आ जाएगी। क्लासिफिकेशन मेड यूजिंग द प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, आईएससी करने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं हम, आईएससी। इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा जो अभी तक मैंने बताया। क्या बोला है हमने, सबसे पहले हम एक सीव बनाते हैं, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक सीव बना रहा हूं। अब इस सीव में आपको पता है सीव कैसे बनानी है, मैंने पहले ही बताया था। तो पहले कौन सी है, 4.75 mm की क्या है हमारे पास सीव है। उसके बाद क्या है, 75 माइक्रोन की सीव है, ठीक है। तो ये चीज है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर जब हम आईएससी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सबसे पहले अगर जब हम दो चीजें निकली इससे, क्या, एक तो कोर्स की, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल, और दूसरी क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल। अब मैंने कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या बोला है कि जब 50% क्या है हमारे रिटेन करेंगे, क्या करेंगे, 50% रिटेन करेंगे। कहां पे करेंगे हमारे रिटेन, ऑन अ 75 माइक्रोन से ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, उससे कोर्स ग्रेन बोलेंगे। और 50% अगर पास कर रहे हैं, या फिर क्या बोलूं, मोर देन 50%, और मोर देन 50%, रिटेन मतलब रुक जाना, है ना, रिटेन मतलब रुक जाना। और पास का मतलब क्या है, 50% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, तो वो फाइन ग्रेन है। अब आपको कोर्स और फाइन के बारे में तो पता लग गया। अब कोर्स में कौन कौन आता है, जनरली तो हमारे क्या आते हैं, ग्रेवल आते हैं, और कौन से आते हैं, सैंड आते हैं। ये दो चीजें किसमें आती है, हमारी कोर्स में आती है। ये चीज आपको क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात करें हम 4.75 mm और 75 माइक्रोन सीव, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रेवल, और दूसरे में क्या लिखेंगे, सैंड लिखेंगे। 75 माइक्रोन से ऊपर क्या है, सैंड है। अब पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या है कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं इफ, देखो यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। इफ मोर देन 50% पार्टिकल्स, 50% पार्टिकल्स रिटेन कर रहे हैं हमारे, रिटेन ऑन 75 माइक्रोन, तो हम उसको क्या क्लासिफाई करेंगे, हम यही कर रहे हैं ना, क्लासिफाई करना है किसी भी सॉइल को। तो यहाँ पे बोला कि अगर ये किसी भी सीव में 75 माइक्रोन से 75 माइक्रोन में
50% से ज्यादा पार्टिकल अगर रिटेन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कोर्स। क्या बोलेंगे हम उसको? COARSE, कोर्स। या फिर क्या बोलेंगे? कोर्स ग्रेवल। अभी हम ग्रेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या बात कर रहे हैं हम? ग्रेवल की। मान लो कि कोर्स ग्रेन में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे ग्रेवल मत लिखो, है ना, कोर्स ग्रेन लिखो यहाँ पे। कोर्स ग्रेवल अभी मैं दूसरे पॉइंट में बताता हूँ आपको क्यों बोल रहे हैं हम। देखो कोर्स ग्रेन, समझ में आया मैंने क्या लिखा? कोर्स ग्रेन सॉइल, हम उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ये पहला स्टेप है। क्या है पहला स्टेप? कि इफ 50%, इफ मोर देन 50% पार्टिकल रिटेन कर रहे हैं ऑन अ 75 माइक्रोन, तो हम उसको क्या क्लासिफाई करेंगे? कोर्स ग्रेन सॉइल। समझ में आया? दूसरा स्टेप है कि अगर ग्रेवल और सैंड, ये दो है ना, ग्रेवल और सैंड, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर जो ग्रेवल का फ्रैक्शन ज्यादा हुआ, ग्रेवल का फ्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ और इक्वल्स टू हुआ किसके? सैंड के, सैंड फ्रैक्शन के, सैंड मत लिखना, फ्रैक्शन के, तो हम उस सॉइल को क्या बोलेंगे? कि ग्रेवल उसमें ज्यादा है। क्या बोलेंगे हम उसको? ग्रेवल, जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेवल बोलेंगे। क्या बोला मैंने? कि 50% पार्टिकल अगर ज्यादा रिटेन करेंगे और 75 माइक्रोन, तो उसको हम कोर्स ग्रेन सॉइल बोलेंगे। दूसरा, जब ग्रेवल फ्रैक्शन ज्यादा हो या फिर बराबर हो, तो हम क्या बोलेंगे? सैंड, हम उसको बोलेंगे नोटेशन के लिए ग्रेवल बोलेंगे उस सॉइल को। थर्ड क्या है कि अगर सैंड फ्रैक्शन ज्यादा हुआ, क्या बोलेंगे? सैंड फ्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ और इक्वल्स टू नहीं है, यहां पे ध्यान से देना है ना, तो ग्रेवल फ्रैक्शन से, ग्रेवल फ्रैक्शन से, तो हम उस सॉइल को क्या नोटेशन देंगे? हम बोलेंगे कि वो सॉइल जो है वो सैंड ज्यादा है, तो हम उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया क्या लिखा मैंने यहाँ पे? अब सबसे पहले केस क्या आता है हमारा? केस क्या है कि केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? इंपॉर्टेंट है, तभी बता रहा हूं मैं कि देखो केस नंबर 1 अगर जब मैं बात करूं तो केस नंबर 1 ए बोलता हूं, ठीक है, केस नंबर ए। अब केस नंबर ए में क्या लिखा है कि परसेंटेज फाइनेस, क्या लिख रहा हूं? परसेंटेज फाइनेस, परसेंटेज FINENE डैश। अगर जो परसेंटेज फाइनेस लेस देन किससे हुआ? 5% से हुआ, लेस देन 5% से हुआ, तो हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है, चेक CUCC। अब इसका मतलब क्या है सर? सर आपने बोला कि केस नंबर 1 तो है परसेंटेज फाइनेस लेस देन किससे हुआ? 5% से हुआ, तो हमें चेक करना है CUCC चेक करना है, राइट? इतना है। अच्छा, क्वेश्चन उठता है कि ये CUCC हमें क्या देता है? ये दो कोएफिशिएंट मैंने बताया था, ये दो कोएफिशिएंट है, ये हमें क्या बताता है कि कोई भी सॉइल जो है वो वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, या फिर पुअरली ग्रेडेड में क्या? गैप ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड है, या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो ये चीज कौन बताता है मेरे को? CUCC। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब, हमें समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर तुमने सीव एनालिसिस किया ना, कोई भी सॉइल आपने बाहर से उठाई और आपने क्या किया? सीव एनालिसिस किया, और आपको पहले स्टेप में क्या मिल गया कि 50%, मोर देन 50% पार्टिकल जो है वो रिटेन कर रहे हो ना 75 माइक्रोन, मतलब यहाँ पे मोर देन 50% जो है यहाँ पे रिटेन कर रहे हैं। अगर वो मोर देन 50% यहाँ पे रिटेन कर रहे हैं, तो उस सॉइल को मैं क्या बोलूंगा? जनरली कोर्स ग्रेन सॉइल बोलूंगा। अब मैं और उसकी डीपली क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ कि उसमें कोर्स ग्रेन में भी क्या बोलूंगा मैं। मान लो कि ग्रेवल का फ्रैक्शन अगर ज्यादा है, जो ग्रेवल है उसका फ्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो ग्रेवल बोलूंगा। उस सैंड फ्रैक्शन से ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा उस सॉइल को? कि वो कोर्स ग्रेवल सॉइल है। अगर उसमें सैंड फ्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो मैं बोलूंगा सैंड। समझ में आया? तो मैं कोर्स सैंड ग्रेन सॉइल। समझ में आया? दूसरा, अब ये चीज तो आ गई, मुझे क्या मिल गया? जी मिल गया। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था ना आपको कि जी मिलता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या बोला था हमने यहाँ पे? ये देखो, देखो जी मिलता है यहाँ पे। तो जी कैसे मिला वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब ये W या फिर P कैसे मिलेगा? क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, GW भी हो सकता है, GP भी हो सकता है। तो इन दोनों को कैसे मैं दिखाऊंगा कि W और P कैसे आया यहाँ पे? तो मैं ये चीज पता कैसे क्लासिफाई करूंगा? मैं बोलूंगा कि अगर पहला केस ये बन रहा है हमारा, पहला केस क्या बन रहा है कि परसेंटेज जो फाइनेस है, यानी जो परसेंटेज फाइनेस है वो क्या है? लेस देन 5% है, तो हमें चेक करना पड़ेगा CUCC चेक करना पड़ेगा। अब परसेंटेज फाइनेस का क्या मतलब है? यानी जो पार्टिकल 75 माइक्रोन से छोटे हैं, तो अगर छोटे पार्टिकल्स क्या है? 5% है, लेस देन 5% है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा CUCC, ताकि मैं बता सकूं वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, राइट? अच्छा, मुझे बताओ कि किसी भी सॉइल में, अगर मैं कोई भी सॉइल लूं और उस सॉइल में ग्रेवल, उसमें जो कोर्स ग्रेन सॉइल का जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, बहुत ज्यादा है, मतलब मान लो कि 5% बोला ना, मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 89 बोलता हूँ, ठीक है, 89% अगर जो कोर्स ग्रेन का ही है और बाकी का जो बचा हुआ है वो कितना है हमारे पास? वो हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल का है। किसका है? फाइन ग्रेन सॉइल का। तो बाकी का बचा कितना हुआ हमारे पास? 11%। अब इस 11% में हमें क्या है? इसमें नोटेशन में भी लेना पड़ेगा 11% के, लेकिन यहां पे बोला है कि अगर परसेंटेज फाइनेंस आपका मान लो कि 96 है और बचा कितना? 4%, तो ये कितना है? परसेंटेज फाइनेंस है वो 5% से कम है ना। तो इस टाइम पे यहाँ पे नोटेशन नहीं आएगा। किसका नोटेशन नहीं आएगा? कि हम उसमें क्ले और सिल्ट को नहीं डिनोट करेंगे, उसमें हम नहीं लेंगे क्ले और सिल्ट को, हम क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन को लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका परसेंटेज जो फाइनेंस है, यानी इसका जो परसेंटेज है फाइनेंस ग्रेन सॉइल का, वो बहुत कम है। तो इतना समझ में आया कि पहला कौन सा केस है? जब परसेंटेज फाइनेंस जो है वो लेस देन 5% है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें CU और CC चेक करना है।
राइट। अब CuCC चेक करना है। अब CuCC चेक करने की जो हमारी इक्वेशन थी वो आपको पता है कि मान लो कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ग्रेवल आ गया है ना, कोर्स ग्रेन आया, फिर हमें आपको पता लगे कि दूसरे केस में क्या आ गया, ग्रेवल आ गया। अब ग्रेवल दो चीजें हो सकता है, क्या हो सकता है दो चीजों का, कि देखो या तो वो ग्रेवल वेल ग्रेडेड होगा या तो वो ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड होगा, होगा कि नहीं। अच्छा वेल ग्रेडेड होगा तब क्या होगा, दो केस थे, मैंने CU और CC की दो केस बताए थे। दो केस क्या थे हमारे, सबसे पहले कि अगर जब हम ग्रेवल वेल ग्रेडेड की बात कर रहे हैं तो CU क्या होना चाहिए, CU क्या होना चाहिए बताओ। बहुत बढ़िया, जिसने भी अगर जब 6 बोला है ना तो वो गलत है। CU जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। सिर्फ यही कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एक और कंडीशन इंप्लाई हो रही थी, क्या हो रही थी कि एंड CC जो है वो विद इन द रेंज हो, कि कौन सी रेंज, 1 से लेकर वो बराबर हो 3 के। तो ये चीज किसके लिए है, ये चीज है सिर्फ और सिर्फ वेल ग्रेडेड के लिए। CU और CC की चीज जो है मैंने आपको पहले भी बताई है, ये अगर जो आपको ये याद नहीं है तो इसकी गलती आपकी ये है, बस आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू गेट समथिंग जो कि आपको इंपॉर्टेंट हो। ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो ये चीज बेसिक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अब पुअरली ग्रेडेड के लिए क्या करना पड़ेगा कि CU जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट ग्रेटर देन 4। ये चीज है, जो चीज ये है, जो चीज वेल ग्रेडेड है उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगी, पुअरली ग्रेडेड हो जाएगी। और CC जो है वो क्या होना चाहिए, CC शुड बी लेस देन 1, है ना, और CC शुड बी ग्रेटर देन 3। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो वेल ग्रेडेड में अगर ये चीज आ रही है तो पुअरली ग्रेडेड में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी, राइट। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है, इसको देखने में। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब हम ग्रेवल को देख रहे हैं तो ग्रेवल में सबसे पहले क्या है कि ग्रेवल हमारे पास आ गया है, अब हमें क्या निकालना है, W निकालना है और P निकालना है। तो इन दोनों को निकालने के लिए क्या किया था हमने कि इन दोनों के लिए हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि CC और CU जो है उनकी क्या रेंज होनी चाहिए। तो रेंज इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वो पुअरली ग्रेडेड में आ जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल अगर मैं सैंड की बात करूं, मान लो कि सैंड का फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, सैंड का फ्रैक्शन ज्यादा है, तो सैंड का फ्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उस केस में CU क्या होना चाहिए था, बहुत सही, जिसने 6 बोला है वो करेक्ट है और जिसने 4 बोला है वो गलत है। जिसका CU जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए एंड 1 से लेकर CC इन द रेंज ऑफ 1 से लेकर 3 तक होना चाहिए, राइट। वो क्या बोलेंगे हम उसको, इट विल बी क्लासिफाई एज SW, क्या बोलेंगे उसको, वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। सिमिलरली इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इट शुड नॉट बी इक्वल टू एंड CC जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और CC शुड बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इतना चीज क्लियर हो गया कि हमने क्या बात की है ना। अच्छा सॉरी, इसका लेस देन 1 होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन 1 लिखना। तो CC क्या होना चाहिए, दैट इज CC होना चाहिए हमारा लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये केस पता लग गया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इट विल बी सैंड पुअरली ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। तो ये पहला स्टेप था हमारा, क्या था हमारा कि हम केस नंबर 1 देख रहे हैं, जब परसेंटेज फाइनेंस जो है वो 5% से क्या है, कम है, तो उस केस में CU और CC चेक करना इंपॉर्टेंट। पता क्या है इन पेपर में, ये ना पेपर में आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेंस में भी आते हैं ये क्वेश्चंस, तभी मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। गेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। इसका छोटा सा पार्ट आ सकता है, ठीक है, या फिर बोलेगा कि अगर जी GW लिखा है तो बताओ भाई ये GW क्या होगा, तो आपको पता है कि इट्स अ वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर जी GP आया तो आप क्या बोलोगे कि इट्स अ पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। तो ये चीज जो है वो आपको गेट में इजी हो जाएगी। लेकिन मेंस के लिए आपको क्या है कि क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, राइट। अब दूसरा केस क्या है कि दो केस, इसके 3 केस बनते हैं, ठीक है। केस नंबर B, अब केस नंबर B क्या है कि मान लो परसेंटेज जो फाइनेंस था, परसेंटेज जो हमारा फाइनेंस था वो मोर देन 12% आ गया। अगर वो मोर देन 12% आ गया, जैसे अभी हमने क्या बोला था कि कोर्स ग्रेन सॉइल होती है जो, और कौन सी होती है, फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, मान लो कि वो कितना है हमारे पास, हमने बोला कि वो है हमारे पास 84, मान लो कि 84 है, राइट। तो इसका ऑपोजिट ये कितना हो गया, दैट इज 16। तो 84 और 16, अब जो 16 है वो उसका ज्यादा है, मतलब जो हमारी यहाँ पे ये थी ना दो सीव्स, तो इस सीव में अगर जो यहाँ से जो निकलने वाला परसेंटेज है ना, हमारा जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है, 12 से ऊपर है, यानी 12 से ऊपर कितना हो गया, 16, उससे ऊपर, मतलब वो तो चीज आपको पता ही है। तो इस केस में हमारे को वो चीज नोटेशन में लेनी पड़ेगी। अगर वो चीज हमें नोटेशन में लेनी पड़ेगी तो क्या चीज लेनी पड़ेगी हमारे को नोटेशन में, क्वेश्चन तो ये होता है ना कि नोटेशन में क्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, GW कर रहे थे और सिर्फ GP कर रहे थे। लेकिन अब नोटेशन में हमारे और क्या आ जाएगा, परसेंटेज फाइनेंस का क्ले और सिल्ट भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्ले और सिल्ट भी हमारे पास नोटेशन में आ जाएंगे। अब आपको मतलब, अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि हमारे को यहाँ पे ना चेक क्या करना पड़ता है, चेक IP, यू हैव टू चेक द प्लास्टिक इंडेक्स। अच्छा, प्लास्टिक इंडेक्स चेक करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि हमारे पास ग्रेवल आ गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया हमारे पास, कोर्स ग्रेन आ गया। सेकंड स्टेप में क्या आ गया, हमारे को पता है कि ग्रेवल का फ्रैक्शन ज्यादा है। तो ग्रेवल में अगर जो फ्रैक्शन ज्यादा है और हमने IP चेक करना है तो हमारे को क्या पता है कि GC हो सकता है, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या हो सकता है, GM हो सकता है, और इसका ड्यूल फंक्शन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, GM GC भी हो सकता है। और सैंड के लिए भी क्या है, सिमिलर ऐसा ही है कि सैंड के लिए GC SM या फिर SM SC।
अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, अब हमको समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, कोर्स ग्रेन आ गया, सेकंड स्टेप में क्या आ गया, ग्रेवल आ गया। फर्स्ट स्टेप में कोर्स ग्रेन आ गया, सेकंड स्टेप में क्या आ गया, सैंड आ गया। अब हमें क्या पता है कि जो परसेंटेज फाइनेस है, जो परसेंटेज फाइनेस है जैसे यहाँ पे लिखा है वो मोर देन 12% है। ये चीज आपको पता लग जाएगी। अगर ये मोर देन 12% है तो आपको लिखना पड़ेगा कि जीसी, जीएम, जीएम, जीसी, एससी, एसएम, एसएम, एससी। तो ये ड्यूल फंक्शन होता है, ये चीज आपको मैंने अभी बताई। तो आप पूछोगे सर आपने यहाँ पे सी कैसे लिख दिया, एम कैसे लिख दिया, या एम या सी किस तरह से लिख दिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो जब हमने इसको देखा ना, हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमें आईपी चेक करना है कि मान लो आपका आईपी जो है वो ग्रेटर देन 7 आ गया, किसी का आईपी अगर ग्रेटर देन 7 आ गया, और क्या है, अबव द ए लाइन, अबव द ए लाइन, अबव द ए लाइन आ गया, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि क्ले इज मोर देन सिल्ट। क्या बोलोगे, क्ले इज मोर देन सिल्ट। अच्छा ये ए लाइन क्या है वो मैं अभी डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, ठीक है, तो टेंशन मत लेना उस चीज की। हमने क्या बोला कि हमारे को पहले पता लगे कि परसेंटेज फाइनेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है, 12% से ज्यादा है। तो मैंने बोला कि चेक करो आईपी। अगर तुम चेक करोगे आईपी को, तो आईपी मान लो किसी का 7 से ज्यादा आ गया, ठीक है, और अबव द ए लाइन आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, क्ले जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एम। तो क्ले अगर ज्यादा होगा तो मैं क्या बोलूंगा, जीसी, है कि नहीं। अच्छा जब आईपी जो है हमारा लेस देन 4 आ गया और बिलो द ए लाइन आ गया, बिलो द ए लाइन आ गया, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, इसका ऑपोजिट। सिंपल सी बात है कि सिल्ट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्ले, राइट। तो ये दो केस है। अब ये चीज जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि 7 कैसे आया, 4 कैसे आया, ए लाइन से अबव कैसे है, बिलो कैसे है, ठीक है। ये चीज जो है वो आपको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज है। और अगर जो हमको पता लगे सिल्ट ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेवल और सिल्ट। समझ में आया कि जीएम लिखेंगे हम, उस टाइम पे जीसी नहीं लिखेंगे। अब सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि मान लो इन दोनों के बीच में आ गया, फिर अगर इन दोनों के बीच में आया ना, तो मान लो कि 4 के बीच में आया, है ना, और क्या आया, 7 के। अभी हमने क्या बोला कि 7 आईपी जो है वो 7 से ऊपर है और आईपी जो है 4 के नीचे है। तो इन दोनों के जो बीच का पार्ट है ना वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यहाँ पे तो क्ले बोलेंगे, यहाँ पे सिल्ट बोलेंगे, लेकिन इन दोनों के केस में क्या करेंगे, इन दोनों के केस में आता है ड्यूल सिंबल। ड्यूल सिंबल कैसे है कि क्ले भी आएगा और सिल्ट भी आएगा। ये क्या होता है, ड्यूल सिंबल। अब इस ड्यूल सिंबल का क्या मतलब है, मतलब कि अगर हमारे को पता है कि दोनों, हम ना दोनों को इंपॉर्टेंस दे देंगे, क्ले को भी और सिल्ट को भी। अगर 4 से और 7 के बीच में आईपी आ गया तो मैं उस टाइम पे क्या बोलूंगा, ग्रेवल जो है, मान लो कि ग्रेवल है। अब ये जो ग्रेवल है ये क्या बोलते हैं, हमारी जीएम, जीएम या फिर जीसी, तो ये आ जाएगा। या फिर हम क्या बोलेंगे, एसेंड आ गया हमारे पास अगर, तो हम क्या बोलेंगे, जीएम एससी। तो ये होता है ड्यूल सिंबल। कब आएगा, जब 4 और 7 के बीच में आएगा। समझ में आया क्या लिखा मैंने आपको, 4 और 7 के बीच में क्या लिखा मैंने, ये सब कुछ आपको पता लग गया। अच्छा ये परसेंटेज फाइनेंस क्या है, 12% है ना। अभी हमने दो केस किए, कौन कौन से केस किए, एक पहला जो 5 से नीचे था परसेंटेज फाइनेंस, उस पर बात कर ली, एक जो 12 से ऊपर था उसमें बात कर ली, लेकिन इन दोनों के बीच में तो हमने बात ही नहीं की। तो तीसरा केस कौन सा आ जाता है, इन दोनों के बीच का, ठीक है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है ना, आपको लग जाएगा अभी पता, टेंशन मत लो आप किसी भी चीज की। तो केस नंबर सी क्या है, क्योंकि ये चीज जो है ना वो डायग्राम से ही पता लगेगी आपको कि देखो परसेंटेज फाइनेंस जो है वो, मान लो कि परसेंटेज फाइनेंस जो है वो हमारा इन बिटवीन आ गया, इन बिटवीन क्या आ गया, 5% से आ गया, और 5% फाइनेंस, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं 12% के बीच में आ गया। क्या बोलेंगे कि 12 से कम और 5 से ज्यादा। तो इस केस में आपको दोनों चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या कि चेक सीयूसीसी, और क्या चेक करना पड़ेगा, आईपी ऑल्सो, आईपी ऑल्सो। तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी। तो जब आप ये चीज चेक करोगे ना, तो आपको अगर जो मान लो कि फर्स्ट टाइम में कोर्स आ गया, दूसरे के में ग्रेवल आ गया। अब ग्रेवल आ गया तो ग्रेवल को नोटेशन देनी है, कैसे देंगे हम, मान लो कि ग्रेवल का नोटेशन देनी है तो ग्रेवल में आगे जाके जी डब्ल्यू जी सी लिख देंगे। दूसरा केस क्या है हमारे पास, जी डब्ल्यू जी एम लिख देंगे, या फिर 4 केस बनेंगे ना। फिर कौन सा है, सैंड का, सॉरी ग्रेवल का ही कर रहे हैं अभी तो हम ना। तो ये वेल ग्रेडेड हो गया दोनों। अब पुअरली ग्रेडेड को देखते हैं। पुअरली ग्रेडेड में क्या लिखेंगे हम, जीपी, जीपी और जीपी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीसी जी एम लिखेंगे। समझ में आया। सेकंड ऑफ ऑल अगर सैंड आ गया तो उसके भी 4 केस बनेंगे, ठीक है, 4 केस बनेंगे। अब 4 केस में सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले अगर जो सैंड आ गया, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। जीएम में क्या आएगा, सैंड, यहाँ पे कि देखो क्लेई सैंड या फिर सिल्टी सैंड, या फिर क्लेई सैंड या फिर सिल्टी सैंड, ठीक है। अब ये क्या है, ड्यूल सिंबल में दिए जाएंगे इसको। यहाँ पे ड्यूल सिंबल क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि देखो हमारे को सीयू और सीसी दोनों निकालना है, और ये दोनों में इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे हमने यहाँ पे निकाला ना कि बिटवीन में आता है, तो हम क्या करेंगे, ड्यूल सिंबल देंगे। तो आपको क्या समझना है कि जैसे ही आपको इन बिटवीन की बात आएगी तो आपको हमेशा ड्यूल सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड ऑफ ऑल क्या करना है, आपको परसेंटेज फाइनेंस का देखना है कि मान लो दूसरा जो स्टेप है हमारा यहाँ पे, दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास कि मान लो कि जो इफ क्या है, इफ क्या है कि लेस देन 50%, इफ मोर देन 50% जो है वो पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, थ्रू 75 माइक्रोन सी, तो हम क्या बोलेंगे, वो उसको हम नॉमेनक्लेचर में क्या बोलेंगे कि वो है हमारा फाइन कोर्स ग्रेन सॉइल, सॉरी फाइन ग्रेन सॉइल।
क्या बोलेंगे, फाइन ग्रे सॉइल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अच्छा सेकंड स्टेप क्या है कि सेकंड स्टेप में हमारे को क्या है कि हमारे को ये पता करना है कि सिल्ट और क्ले है, हमें ये फाइंड आउट करना है ना, हमें उसे नॉमेनक्लेचर में डालना है। तो सिल्ट और क्ले को जब हम देखते हैं, किसको देखते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, किसको देखते हैं हम, सिल्ट और क्ले को। तो क्वेश्चन उठता है कि सर हम सिल्ट और क्ले कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर सिल्ट और क्ले को हमें फाइंड आउट करना है ना, तो हमें ना, अभी मैंने बताया कि देखो जब हम ऊपर देखते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि हम क्ले और सिल्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्ले और सिल्ट को फाइंड आउट करने का ना एक बेस्ट तरीका होता है कि हम उसका ना आईपी ढूंढ लें। क्या ढूंढ ले, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ढूंढ ले। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ढूंढ लेंगे ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ढूंढ लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि क्ले किस में है या फिर सिल्ट किस में ज्यादा है। मतलब कि मान लो कि दो सॉइल है तुम्हारे पास, ठीक है, दो सॉइल है। अब मैंने बोला कि इसमें क्ले का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, और इसमें क्ले का परसेंट, इसमें सिल्ट का परसेंटेज क्या है, ज्यादा है कि नहीं। ये दो चीजें बोली, दो सॉइल बोली डिफरेंट डिफरेंट। तो अब मुझे बताओ कि जिसमें क्ले है और जिसमें सिल्ट है, उन दोनों में से किसका प्लास्टिक इंडेक्स ज्यादा होगा। ऑटोमेटिकली प्लास्टिक इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, क्ले का होगा, ठीक है, मॉन्टमोल्टालाइट होता है इसमें। तो क्ले का, मैंने ये आपको मैंने टेबल से भी बताया, तो क्ले का प्लास्टिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा। तो प्लास्टिक इंडेक्स से ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्ले किसमें है और दूसरे में सिल्ट कितना है, ठीक है। तो इससे हम क्या पता लगाएंगे, क्ले और सिल्ट के बारे में। तो यहाँ पे बोला कि अगर जो प्लास्टिक इंडेक्स दूसरा, किसी का भी प्लास्टिक इंडेक्स ज्यादा होगा, तो हमें उसकी क्या उससे क्या पता चलता है कि हायर इज द प्लास्टिक इंडेक्स, हायर विल बी द डेफिनेटली कंप्रेसिबिलिटी, हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। यानी अगर जी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे सर ये तो गलत बोल दिया आपने कि हायर इज द लिक्विड, हायर इज द लिक्विड लिमिट, हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो ये ना बिल्कुल सही चीज बोली है मैंने, क्या कि जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी प्लास्टिसिटी क्या होगी, वो भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। अब आईपी होता क्या है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है। अब जिसका लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा उसकी आईपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो लिक्विड लिमिट जिसका ज्यादा होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया कि हायर विल बी द लिक्विड लिमिट, हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। अगर हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी है तो ऐसे ही बोल सकता हूं कि हायर विल बी द आईपी, हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आया, ये चीज जो है वो सारी की सारी मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो आईपी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या डब्ल्यू एल ढूंढना पड़ेगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेबल से फाइंड आउट करना पड़ेगा चेक डब्ल्यू एल। तो जिसका डब्ल्यू एल ज्यादा होगा उसका आईपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आईपी ज्यादा होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि वहां पे हम बोल सकते हैं कि क्ले का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो डब्ल्यू एल अगर जो ज्यादा है तो इसके लिए मैंने टेबल बताया था, क्या है टेबल, कि डब्ल्यू एल अगर जो लेस देन 35% है तो हम बोलेंगे इट विल बी एक्ट एज लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल। और उसको कैसे दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे। अगर डब्ल्यू एल जो है वो किसके बीच में, 35% से लेकर 50% के बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे, वो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। और उसको डिनोट कैसे करेंगे हम, आई से, राइट। और 50% से ज्यादा हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि वो हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है। उसको डिनोट कैसे करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, राइट। अच्छा हमने डब्ल्यू एल इसका फाइंड आउट कर दिया। और थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, कि हमारे को थर्ड स्टेप जो है दैट इज चेक आईपी, ठीक है, चेक आईपी और कंपेयर विद ए लाइन आईपी, ए लाइन। अब इसका क्या मतलब है, वो अभी मैं ए लाइन का जब मैं दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हम ए लाइन क्या करें। दूसरा, जब अब यहाँ पे ना परसेंटेज फाइनेंस को नॉमेनक्लेचर में लाते हैं ना, इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक सॉइल को भी क्या करते हैं, इसके नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम देख रहे हैं सी सी सी, तो हम क्या बोलेंगे, लो हाई या फिर लो इंटरमीडिएट और हाई। क्या मतलब है इसका कि हाईली कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल क्ले। समझ में आया। जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, मेन पॉइंट लिखते हैं दैट इज द क्ले, और फिर लिखते बोलते टाइम क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो लास्ट टाइम है उसको पहले बोलेंगे। तो ये सब जो नोटेशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया, लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट, हाई कंप्रेसिबल, यही चीज मैंने यहाँ पे बोली। अच्छा क्ले के लिए हो गया। अब हम सिल्ट के लिए देखें तो मान लो कि क्ले, सिल्ट के लिए क्या लिखते हैं हम, एम एम एम। तो क्या बोलेंगे हम, लो इंटरमीडिएट और हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट। अब नॉमेनक्लेचर में ना हम ऑर्गेनिक सॉइल को भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक लो ओएल या फिर ओआई या फिर ओएच, जिसका मतलब क्या है कि हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल और लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। समझ में आया आपने, तीन ये लिख दिया, क्ले भी लिख दिया, ये किसके लिए, क्ले के लिए है, ये सिल्ट के लिए, और ये ऑर्गेनिक के लिए, किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए। समझ में आया आपको ये चीज। अब हम करते हैं मेन ए लाइन वाला चीज देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर आप हमें ये बताओ, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्ले ज्यादा है, सिल्ट ज्यादा है या ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो ज्यादा है, ये कैसे आप बताओगे। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक चार्ट का यूज करते हैं, एक चार्ट का यूज करते हैं, उस चार्ट का नाम है क्या है, प्लास्टिसिटी चार्ट। क्या है उसका नाम, प्लास्टिसिटी चार्ट है, ठीक है, प्लास्टिसिटी चार्ट विच वॉज गिवन बाय ऑथर कासेग्रांडे। कौन सा ग्रांडे, ऑथर कासेग्रांडे। उन्होंने क्या बोला
कि सबसे पहले तो ये चार्ट है, कौन सा है ये चार्ट, इट इज द ऑथर कासाग्रांडे। और ये जो चार्ट है हमारे को, जिसके वाई एक्सिस पे, दिस इज द वाई एक्सिस, इसके वाई एक्सिस पे क्या है, आईपी है, और इसके एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, डब्ल्यू एल है, क्या है, लिक्विड लिमिट है। इतना समझ में है, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑथर कासाग्रांडे ने क्या बोला कि देखो एक ए लाइन जाती है 20% से, क्या जाती है, एक ए लाइन जाती है फ्रॉम द 20%, ठीक है। ये ए लाइन इस तरह से जाएगी, है ना, और इस ए लाइन की क्या है, एक इक्वेशन है, क्या है इस ए लाइन की एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो इक्वेशन क्या बोलती है कि इसके वाई एक्सिस भी क्या है, बेसिकली आईपी है, तो आईपी इसके वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे क्या है, लिक्विड है। तो इक्वेशन जो होती है दैट इज द एम एक्स प्लस सी होती है, राइट। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो यहाँ पे वाई क्या है, आईपी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आईपी। अब इसका एम जो है वहां पे वैल्यूज आ गई, कौन सी आ गई, 0.73, राइट। और इसके एक्स एक्सिस पे क्या है, लिक्विड लिमिट, तो डब्ल्यू एल माइनस क्या, 20, डब्ल्यू एल माइनस 20 जो है इट इज नोन एज अ ए लाइन। अब ये जो ए लाइन है ये क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस ए लाइन के नीचे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल होती है, कौन कौन सी, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो इस ए लाइन के नीचे होगी। धीरे धीरे समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि दूसरी कौन सी लाइन है, एक है यू लाइन, कौन सी आ गई दूसरी, यू लाइन आ गई। पहली कौन सी है, ए लाइन, ए लाइन क्या है इक्वेशन उसकी, दैट इज 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20 इज द ए लाइन। अब जो यू लाइन है ना, यू लाइन है हमारी कितनी, आई पी इज इक्वल्स टू 0.9 डब्ल्यू एल माइनस 8, ये क्या है हमारे पास, यू लाइन, यू लाइन। अब आप पूछोगे सर ये यू लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि इसके ऊपर देयर विल बी नो सॉइल, नो सॉइल एग्जिस्ट ओवर हियर, यहां पे कोई भी सॉइल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी ना तो हम बोलेंगे कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो इनकरेक्ट है, तो हम कोई भी सॉइल की क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे जब हमारी यू लाइन से ऊपर आएगी। पर आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आईपी को, ये जो आईपी है ना, इसके आईपी को जो सॉइल का आईपी होगा उससे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। वो चीज मैं अभी बता दूंगा किस तरह से कंपेयर करना है। तो ए लाइन आ गया। अच्छा, ए लाइन और यू लाइन के बीच में क्या आता है, यहां पे आती है हमेशा क्या, क्ले, क्या आती है, क्ले। अब हमने तीन पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, एक तो 35%, एक तो 50%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 35% अगर यहाँ पे लिक्विड लिमिट है उसका, मान लो कि 35% किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट है, या फिर 50% सॉइल का लिक्विड लिमिट है, तो हमने बताया था क्या बोलेंगे, अब उसको हम उसको बोलेंगे हाईली कंप्रेसिबल या लो कंप्रेसिबल, बोलेंगे कि नहीं, ये चीज मैंने अभी आपको टेबल से बताई है। तो 50% से अगर मैं एक सीधी लाइन खींचू, ठीक है, मान लो 50% से मैंने एक सीधी लाइन खींची और एक खींच दी मैंने, किससे, 50% तक खींच दी, ठीक है। अब ये आपको ना देख देख के पता लग जाएगा धीरे धीरे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आप कनेक्ट करना शुरू कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार क्या पढ़ा रहे, समझ नहीं आ रहा है, पर जैसे जैसे आप इसके और जुड़ते जाओगे ना, फिर आपको ये चीज क्लियर होती जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डॉट्स जो है वो बैकवर्ड कनेक्ट होते हैं हमारे सॉइल मैकेनिक्स में, राइट। तो जो 30% है, 35% से अगर जो ऊपर है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, हम इंटरमीडिएट बोलते थे। और सिल्ट के लिए क्या यूज होता है, एम, ऑर्गेनिक के लिए क्या यूज होता है, ओ होता है। तो यहाँ पे अगर जो सिल्ट और क्ले आएगा तो हम क्या लिखेंगे, एम, एम इंटरमीडिएट या फिर ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ये दो पॉइंट आएंगे क्योंकि सिल्ट और ऑर्गेनिक ही होते क्या, ए लाइन के नीचे। यहाँ पे क्या आएगा, हाईली और ऑर्गेनिक हाईली, तो क्या ये हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट, हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लो कंप्रेसिबल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे एम 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 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, एम एल लिख दो, या फिर क्या लिख दो, ओ एल लिख। समझ में आया ए लाइन। अब क्ले के लिए भी सिमिलरली है, तो यहाँ पे अगर जो क्ले आएगी तो यहाँ पे कौन सी क्ले आएगी, वो हाईली कंप्रेसिबल क्ले होगी ना, यहाँ पे जो क्ले होगी वो हाईली कंप्रेसिबल होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाईली कंप्रेसिबल क्ले है, तो हम लिखेंगे क्ले हाईली कंप्रेसिबल, क्ले इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, क्ले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्ले कौन सी है, लो कंप्रेसिबल क्ले, यहाँ पे लिखेंगे लो कंप्रेसिबल क्ले। तो समझ में आया आपको। दूसरा एक और पॉइंट होता है यहाँ पे, दैट इज द हैश्ड पोर्शन। क्या होता है, हैश्ड पोर्शन होता है। हैश पोर्शन कितना होता है, यहां से लेकर यहां तक एक हैश पोर्शन होता है, 7 से लेकर 4 तक। कौन सा होता है, 7 से लेकर 4 तक होता है एक हैश पोर्शन। अच्छा, ये हैश पोर्शन क्या, यहां पे है वो हैश पोर्शन, दिस इज अ हैश पोर्शन। अब आप पूछोगे सर ये हैश पोर्शन का क्या मतलब है। देखो, जब हम बात करते हैं ना
क्ले की। तो जब हम क्ले की बात करते हैं ना, तो ए लाइन के ऊपर क्या है, क्ले है ना, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, सीएल आना चाहिए, यानी 4 से नीचे भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे सीएल आना चाहिए। अब पूछोगे सर सीएल क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो ए लाइन के ऊपर जो भी है ना वो क्ले है, वो चीज मैंने आपको जनरली बताई। लेकिन किसी भी क्ले में आईपी लेस देन 4 ना होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सीएल की जगह पता है क्या आता है, यहाँ पे आता है सिल्ट क्ले। क्या आता है, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एमएलए लिखते हैं, यहाँ पे हम सीएल नहीं लिखते, राइट। अब यहाँ से ऊपर जो है ना, यहाँ से ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सीएल लिख सकते हो, इट इज नॉट इनकरेक्ट, पर यहाँ पे आप सीएल लिख सकते हो। लेकिन इस हैच पोर्शन का क्या सर, 7 से लेकर 4 के बीच में, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ड्यूल सिंबल होता है किसी भी आईपी का। जो मैंने बताया था ना कि आईपी अगर जो 7 से लेकर 4 तक होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे हमें ड्यूल सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी यहाँ पे हम ड्यूल सिंबल किसका यूज करेंगे, लो कंप्रेसिबल क्ले का भी करेंगे और लो कंप्रेसिबल सिल्ट का भी करेंगे। तो ये होता है सीएल एमएल ग्रुप। क्या होता है, सीएल एमएल ग्रुप होता है। तो ये चीज जो है वो आपको मैंने सारा बता दिया कि देखो क्या बोल रहा है कि ये प्लास्टिसिटी चार्ट है। इस चार्ट में वाई एक्सिस पे क्या है, आईपी है, प्लास्टिक इंडेक्स है, यहाँ पे लिक्विड इंडेक्स है। 35, 50, 28 जो है वो चीज मैंने आपको पहले बता दी कि 35% से ऊपर नीचे जो है वो चीजें मैंने आपको टेबल में बता दिया। मैंने बोला कि ए लाइन की इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक अपर लिमिट भी है, जिस अपर लिमिट के ऊपर क्या है, देयर विल बी नो सॉइल एग्जिस्ट। लेकिन उससे अगर जो नीचे की बात करें, क्ले की बात करें, तो क्ले कहाँ लाई करती है, यानी ए लाइन के ऊपर अगर जो कोई भी सॉइल लाई कर रही है, यानी उसका प्लास्टिक इंडेक्स अगर जो यहाँ पे लाई कर रहा है, और कंप्रेसिबिलिटी तो आपको पता ही है, अगर वो उससे 7 से ऊपर लाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो क्ले है कि नहीं है। तो क्ले आपको पता लगे कि ए लाइन के ऊपर क्या है, क्ले होगी। डेफिनेटली ए लाइन के नीचे क्या है, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल आएगी। इतना क्लियर हो गया, सिंपल है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट तो नहीं है ना, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी आपको। और हैच पोर्शन में क्या आएगा, सीएल एमएल ग्रुप आएगा। अगर इन दोनों के बीच में लाया करेगी कोई भी सॉइल तो हम क्या बोलेंगे, लो कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। अब ये किसके लिए हो रही है बात, परसेंटेज फाइनेस की बात हो रही है, सॉरी 50% अगर जो आईपी हमारा अगर जो 50% मोर देन 50% क्या हो रहे, पास हो रहे फ्रॉम द 75 माइक्रोन, वो चीज। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब मैं सबको क्या कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी तक आपने देख लिया ना, अब मैं आपको सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ कि हमने क्या क्या बात की, ठीक है। हमने बोला कि हम आईएससी कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। अब मैंने क्या बोला कि देखो सीव्स होती है, तो सीव एनालिसिस से हम ये पता करेंगे कि क्या कोर्स और फाइन कितना परसेंटेज है, राइट। मैंने क्या बोला कि अगर मोर देन 50% हुआ, रिटेन हुआ, तो 50% रिटेन कहाँ हुआ, 75 माइक्रोन से ऊपर में अगर रिटेन हुआ। मान लो कि 4.75 में मान लो कि क्या है 60% रिटेन हुआ, ठीक है, और 75 माइक्रोन में 30% जो है रिटेन हुआ, ठीक है। 30% क्या हुआ, रिटेन हुआ, और बाकी का क्या हो गया, पास हो गया। तो अगर 4.75 से 60% क्या हुआ, सॉरी 4.5 से 60% अगर जो फाइनर है, मैं फाइनर की बात कर रहा हूं, ये क्या है 60% फाइनर, कि 4.75 से अगर 60% फाइनर है तो रिटेन कितना हुआ, 40% रिटेन हुआ, है कि नहीं। और 30% अगर जो पास हो रहा है तो बचा कितना, 70। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार यहाँ पे 70 लिख देते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग। आपको 70 लिखना है, क्यों, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव रिटेन है। क्या है ये, क्यूमुलेटिव रिटेन है। जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा था, अगर आप उसे रिलेट कर पाओगे तभी आप बता पाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि 30% का जो 70% रिटेन होना था, उसका 40% क्या है, ऊपर ही रिटेन हो चुका है, और बचा हुआ जितना भी है दैट इज द 30%, वो 30% कहां होगा, हमारा यहाँ पे रिटेन करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 30%। क्या लिखूंगा यहाँ पे, 30%। अब मुझे पता लगेगा कि परसेंटेज रिटेन कितना हुआ है, यहाँ पे कितना रिटेन हुआ है, यहाँ पे कितना रिटेन हुआ है, राइट। अभी कितना हो गया, 40, 30, 70, और कितना पास हो गया, 30% हमारा पास हो गया, और टोटल कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। अगर यहाँ पे आप 70 लिखते तो कितना हो जाता, इसका उल्टा हो जाता, 11 और 140, तो वो तो होता नहीं है। तो टोटल कितना होता है हमारा, 100% ही होता है, उसी के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन होता है कि मान लो कि सर यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे कोर्स ग्रेन भी आपका 50% आ गया, और जो रिटेन और जो हमारा पास हो रहा है, यानी हमारा जो फाइन ग्रेन है वो भी 50% आ गया। फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में ना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी आपके ऊपर होगा, मतलब कि मान लो कि आपने क्या किया, यहाँ पे 50% यहाँ से पास हो गया और 50% ही रिटेन हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या देखना है कि उससे ऊपर वाला कौन सा है, उसको इंपॉर्टेंस देंगे। नॉमेनक्लेचर में किसको इंपॉर्टेंस देंगे, जो ऊपर होगा। तो कोर्स ग्रेन अगर जो ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, 50% जो है कोर्स ग्रेन के लिए, अगर 50-50 दोनों में होगा तो हम बोलेंगे कि वो सॉइल विल बी क्लासिफाइड एज कोर्स ग्रेन। समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि हम बोले कि कोर्स ग्रेन अगर जो वो तो मोर देन 50% हुआ, अगर वो मोर देन 50% पास हुआ तो फाइन हुआ। अगर वो दोनों बराबर हो गया, फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर है उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो ऊपर कौन है हमारे पास, कोर्स ग्रेन, तो हम क्या करेंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे, राइट। अब सिमिलरली यही चीज किसमें होती है, हमारी ग्रेवल और सैंड में भी होती है। ग्रेवल और सैंड में कैसे, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि देखो जब ग्रेवल और जो सैंड है, यही चीज मैंने पहले क्लियर कर दी थी कि जब हम ग्रेवल और सैंड को देख रहे हैं तो मान लो कि इसका परसेंटेज भी 50 है और इसका परसेंटेज भी 50 है, तो उस केस में जो ऊपर होगा उसी को इंपॉर्टेंस देंगे, ग्रेवल, ठीक है। सैंड अगर जो 50 हुआ और ग्रेवल भी अगर जो 50 हुआ, तो बताओ किसको इंपॉर्टेंस देंगे, नहीं, ग्रेवल को देंगे। क्यों, अभी मैंने बताया, जो ऊपर है सिर्फ उसी को इंपॉर्टेंस देंगे,
ठीक है, तो ये चीज आपको पता लगे कि किसको इंपॉर्टेंस देना है, कि सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर है उसी को इंपॉर्टेंस देंगे। अब मैंने बोला कि देखो हम यहाँ पे बात करें इस चीज की, ठीक है। अब मान लो कि फर्स्ट स्टेप में आपको 50% से ऊपर पार्टिकल जो है वो रिटेन हो गए 75 माइक्रोन पे, तो हमने बोला कोर्स ग्रेन है, और सेकंड में हमें पता लगे ग्रेवल है। ग्रेवल है तो हमने बोला कि देखो अगर जो ग्रेवल है ना, तो हमें ग्रेवल है, फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि वो वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, उसमें क्ले का फ्रैक्शन कितना है या फिर कुछ है। ठीक है, मान लो कि सिर्फ 5% ही क्या हुआ है यहाँ से पास हुआ है। अगर जो 5% से भी कम अगर जो पास हुआ है, तो मैंने बोला कि चेक करो सीयू और सीसी, वो हमें बताएगी कि कोई भी सॉइल जो है उसको हम वेल ग्रेडेड बोलेंगे या पुअरली ग्रेडेड बोलेंगे, और उन दोनों की रेंजेस जो है मैंने आपको बता दी। सेकंड ऑफ ऑल, पहले केस में जो पहला स्टेप था उसमें मान लो कि कोर्स ग्रेन आ गया, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, सैंड का फ्रैक्शन ज्यादा आ गया, मान लो वो 60% है। ठीक है, 60% है तो हमने बोला कि वो सैंड को, वो सॉइल को हम क्या बोलेंगे, सैंड सॉइल बोलेंगे। तो अगर जो वो सैंड है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे दो रेंजेस है कि एक तो सीओ सीसी चेक करना है ताकि हमें वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड मिल जाए, तो हम ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैंने बोला, सेकंड स्टेप में क्या बोला मैंने कि देखो परसेंटेज फाइनेंस अगर 12% है, मतलब ये दो सीव है, अब इनके ऊपर जो रिटेन किया है वो रिटेन कुछ किया होगा और कुछ ना कुछ क्या किया होगा, पास किया होगा। अब जो पास किया है वो मोर देन 12% है, तो उस केस में हम क्या बात करेंगे, आईपी को चेक करेंगे। क्यों करेंगे आईपी को चेक, क्योंकि अब हमें क्ले और सिल्ट को नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले तो उनका जो फ्रैक्शन था वो कम था, पहले फ्रैक्शन कितना था उनका लेस देन 5% था, यानी मोर देन 96% जो है वो हमारा क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। लेकिन अब इस केस में क्या है कि मोर देन 12% अगर जो यहाँ पे पास हो रहा है, यानी 12% ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि उस केस में हमें क्ले और सिल्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी भी सॉइल को, किसी भी सॉइल में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मैंने बोला चेक करो आईपी को, प्लास्टिक इंडेक्स को चेक करो। प्लास्टिक इंडेक्स को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ग्रेवल आएगा तो हम बोलेंगे जीसी जीएम जीएम जीसी। ड्यूल नेचर कब बोलेंगे हम, जब हम बात करेंगे ड्यूल नेचर की, तो हमारे को सबसे पहले आईपी देखना पड़ेगा। तो आईपी अगर किसी का 7 है और अबव द ए लाइन है, अब अबव द ए लाइन, तो ये देखो आईपी जो 7 है अबव द ए लाइन है, ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी आपको। क्या बोल रहा हूं मैं कि क्ले और सिल्ट का फ्रैक्शन ज्यादा है, तो मैंने बोला कि आईपी किसी का 7 है, मोर देन 7 है और अबव द ए लाइन है, अबव द ए लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी, उस पॉइंट पे क्ले जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्ट। यहां पे लिख दिया, यही चीज मैंने ऊपर लिखी है। क्या लिखी है मैंने, अबव द ए लाइन है अगर जो आईपी, यहां पे लिखिए, यहां पे नहीं ऊपर लिखिए, कि आईपी किसी का 7 होगा और अबव द ए लाइन होगा तो क्ले का फ्रैक्शन ज्यादा होगा, फिर उस सॉइल को मैं क्या क्लासीफाई करूंगा, उस सॉइल को मैं क्लासीफाई करूंगा सैंड क्ले। समझ में आया, क्यों क्यों करूंगा उसको सैंड क्ले, क्ले ही सैंड क्यों बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि वहां पे क्ले का फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। अगर क्ले का फ्रैक्शन ज्यादा है तो हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। और आईपी अगर लेस देन 4 हुआ, तो अगर आईपी लेस देन 4 हुआ तो उस केस में हम सिल्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और यही चीज क्या है, ए लाइन में मैंने आपको बता दी थी। क्या बोला मैंने ए लाइन में आपको, कि अगर आईपी किसी का 4 से नीचे हुआ, 4 से नीचे हुआ यानी 4 ये है ना, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, अगर 4 से नीचे हुआ तो वहां पे हम सिल्ट को इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहां से लेकर यहां तक देखो, तो अगर जो ए लाइन से नीचे है, यानी इस पॉइंट तक ए लाइन से अगर जो नीचे है, तो हम क्या बोलेंगे, तब भी उसको सिल्ट बोलेंगे, और इस पॉइंट के बाद भी हम क्या बोलेंगे, सिल्ट ही बोलेंगे। यानी ए लाइन के ऊपर हो या ए लाइन के नीचे हो, ठीक है ना। इस केस में क्या है कि 4 से नीचे हो, अगर किसी का आईपी जो है वो लेस देन 4 है, और वो क्या लेस देन 4 है, तो उस पूरे केस में हम सिल्ट ही कंसीडर करेंगे उस सॉइल को। लेकिन अगर किसी का आईपी लेस देन 7 हुआ, लेस देन अगर 7 हुआ और मोर देन 4 हुआ, तो उस केस में हम ड्यूल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ड्यूल सिंबल में क्या, जैसे सीएल और एमएल ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक और पॉइंट है कि अगर मैं 7 को देखूं, लेस देन 7 को देखूं, तो लेस देन 7 अगर जब मैं इस हैश पॉइंट पे देखूं, तो यहां पे तो ड्यूल नेचर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के बाद देखूं, इस पॉइंट के बाद देखूं, इस पॉइंट के बाद देखूं, ये कौन सा है, 29.6%। अगर लिक्विड लिमिट 29.6% हुआ, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, 29.6%। क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे, कि अगर लिक्विड लिमिट हमारा लेस देन 29.6 हुआ, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, देयर विल बी नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक ए लाइन। ठीक है, नो नीड टू चेक ए लाइन, यानी 29.6% से अगर लिक्विड लिमिट क्या हुआ हमारा, सॉरी लिक्विड लिमिट अगर लेस देन 29.6% हुआ, तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, वो जो हमारा, क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आईपी किसी का ग्रेटर देन 7 हुआ, और ग्रेटर देन 7 के साथ साथ आपने डब्ल्यू एल उसका अगर जो फाइंड आउट कर दिया, यानी हम चेक करेंगे क्या उसका डब्ल्यू एल, अगर हम चेक करेंगे और डब्ल्यू एल लेस देन 29.6 हुआ, तो नो नीड टू चेक ए लाइन, हम सीधा क्या बोलेंगे, क्ले का फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है देन द सेल। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, देखो ग्रेटर देन 7 हुआ तो ये पॉइंट आ गया, अच्छा ग्रेटर देन 7 हुआ तो यहाँ पे तो क्या है, क्ले का फ्रैक्शन है। लेकिन लिक्विड लिमिट जैसे ही इसका क्या हो गया, लेस देन ग्रेटर देन 29.6 हो गया, आपको ए लाइन चेक करनी पड़ेगी वहां पे। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ए लाइन के ऊपर यहाँ पे क्ले है और यहाँ पे सेल्ट है। तो ये चीज है, अगर जो 7 से नीचे, अगर जो 7 से ऊपर हुआ और लिक्विड लिमिट कितना 29.6 से कम हुआ, तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, तो हमेशा क्या होगी, वो सॉइल विल बी कंसीडर एज क्ले। समझ में आया दूसरा। और अगर जो 29.6 से ज्यादा हुआ, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा हमारे को, अगर जो बिलो द ए लाइन हुआ तो सिल्ट होगा, अबव द ए लाइन हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारा क्ले होगा। तो ये चीज जो है मैंने आपको बता दिया।
सेकंड ऑफ ऑल ये चीज जो है यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, और ड्यूल फंक्शन कब आएगा ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब केस नंबर 3 क्या हो गया कि 5 और 15 के बीच में हुआ तो वहां पे ड्यूल फंक्शन होगा, और वहां पे हमें चेक क्या करना पड़ेगा, CU, CC एंड IP भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि आपको मैंने ये 3 स्टेप्स बता दिए कि ये चेक करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। अब इसको करना कैसा है वो देख लो, है ना, IP इज कंपेयर टू दिस A लाइन। अब आपको ये चीज भी तो पता करनी चाहिए कि A लाइन कैसे चेक करना है, ठीक है ना, A लाइन कैसे चेक करना है। देखो मैंने क्या बोला था कि अगर मैं परसेंटेज फाइनेंस की बात करूं, पहला स्टेप क्या है, परसेंटेज फाइनेंस की बात करूं, मान लो कि हमारे पास कितना आ गया, 60% आ गया। परसेंटेज फाइनेंस जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 60% आ गया, यानी 60% जो है वो पास हो रहे हैं थ्रू 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन सीव से। तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम कंसीडर क्या करेंगे, एज अ फाइन सॉइल कंसीडर करेंगे, राइट। अब सेकंड स्टेप में हमने लिक्विड लिमिट चेक करना था, है ना, चेक द लिक्विड लिमिट, ठीक है, चेक द लिक्विड लिमिट। अब वो आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, आपको दे दिया, मान लो कि आपको दे दिया वो 50%, सॉरी 50 नहीं, वो भी हमको कितना दे दिया, 60% में आपको लिक्विड लिमिट दे दिया। अगर 60% लिक्विड लिमिट दे दिया तो हम क्या बोलेंगे कि लिक्विड लिमिट तो ग्रेटर देन 50% है, यानी वो सॉइल क्या है, वो हाईली कंप्रेसिबल है। समझ में आ रहा हूँ क्या लिख रहा हूं मैं, कि वो हाईली कंप्रेसिबल है। अच्छा, लिक्विड लिमिट हमें पता लग गया, अब हमें IP चेक करना पड़ेगा। तो IP अगर चेक करना है तो हम मान लो कि WL माइनस WP हमारा क्या होता है, ये होता है। अब लिक्विड लिमिट कितनी दे दी है, 60 दे दी है। अब प्लास्टिक लिमिट कितनी दे दी आपको, मान लो कि 40 दे दिया आपको प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, तो IP क्या आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। अब ये चेक भी कर दिया, ये कौन सा है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में और क्या बोला था कि चेक द IP ऑफ द A लाइन, A लाइन की चेक करनी है, तो A लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या है, मेरे साथ बोलो कि IP ऑफ द A लाइन विल बी इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20, राइट। अब आपको क्या पता है कि 0.73 लिक्विड लिमिट 60 दे दी है, माइनस 20 दे दी है, और 40 इंटू दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 29, है ना, 29% क्या आ गया हमारे पास, A लाइन आ गई, यानी IP ऑफ द सॉइल इज लेस देन IP ऑफ द A लाइन। तो इसका क्या मतलब है, अब हम सॉइल को क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले फाइन तो हमें पता लग गया कि फाइन है। अब हमने क्या बोला कि फाइन तो पता लग गया ना आपको बच्चों, तो यहाँ पे A लाइन देखो, अब जो A लाइन है, A लाइन जो है वो 29 है, और जो हमारी सॉइल की IP आई है वो कितनी है, 20 आई है। तो 20 आई है तो वो किस पे आएगी, सबसे पहले सिल्ट पे आएगी और ऑर्गेनिक पे आएगी, लेकिन वो हाईली कंप्रेसिबल है तो हम क्या बोलेंगे, MHOH। तो इसको कंसीडर क्या करेंगे हम सॉइल को, इस सॉइल को बोलेंगे हम, वो बोलेंगे हम क्या, हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट या फिर हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ये चीज समझ में आई किस तरह से करना है आपको। अब आपने पूछोगे कि सर आपने अपर लिमिट भी तो बताई थी, ये वाले इक्वेशन यूज नहीं करनी। देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव में अगर गेट में आया ना क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में आपको यू लाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो कन्वेंशनल पेपर आया ना तो आपको यू लाइन चेक करनी पड़ेगी इसकी। तो इसकी यू लाइन के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि ये सॉइल एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो हमें तो पहले ही पता लगे कि मान लो कि 29% है, तो हमें तो पता है कि 20% है, यानी उसे नीचे ही लाई कर रही है। अगर मान लो कि कोई भी सॉइल है, मान लो कि यहाँ पे हमने मान लिया कि IP अगर चेक करे दैट इज द WL माइनस WP, और लिक्विड लिमिट आपको मान लो कितनी, लिक्विड लिमिट 60 दे दी, और ये आपको दे दी 20, ठीक है, मान लो ये 40 आ गया। अब IP जो था वो तो हमने निकाल दिया था, दैट इज 29.2 समथिंग कुछ आया था ना, ये हमने निकाल दिया था ना, सॉरी अच्छा इसका निकालना पड़ेगा, नहीं 60% के लिए तो वही है सेम 0.73 WL माइनस 20, तो WL तो चेंज नहीं हुआ, तो वो तो उतना ही रहेगा 29.2। अब हमें क्या पता है कि IP ऑफ द सॉइल जो है वो ग्रेटर देन IP ऑफ द किससे, दैट इज द A लाइन, IP ऑफ द A लाइन। अब हमको यू लाइन भी चेक करनी पड़ेगी, कन्वेंशन पेपर है तो यू लाइन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू लाइन की इक्वेशन याद होनी चाहिए, तो जिनको याद होगी वही ये कर पाएंगे। तो 0.9 दैट इज 60 माइनस 8 विल बी इक्वल्स टू 46.8 समथिंग, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास IP ऑफ द यू लाइन। तो हमारे पास IP ऑफ द सॉइल कितनी है, 46, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 46.8 पे तो लाई कर रहा है हमारा क्या, यू लाइन, 46.8 पे लाई कर रहा है हमारा यू लाइन, और हमारी जो सॉइल का IP है वो कितने पे लाई कर रहा है, 40 पे लाई कर रहा है, और ये कितनी है 28, तो हम बोलेंगे क्ले पे हमारी आएगी। लेकिन अगर जी 48 से अगर जी 40 ना आके मान लो 49 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, हम यहाँ पे कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि सॉइल कौन से उसकी है, तो ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो सकती है। तो ये चीज थी हमारी किसकी, ये थी ISC, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये चीज, तो मैंने ये बता दिया आपको। तो यहाँ पे मैंने एक साथ लिख दिया है, अगर जो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन देखनी है तो आपको किस तरह से देखनी है, फॉर द सबसे पहले किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, राइट। अब क्या है 50% पार्टिकल मोर देन अगर जो हमारे रिटेन हो रहे हैं ऑन द 75 माइक्रोन सीव के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे वो कोर्स ग्रेन में इंक्लूडेड होता है। ग्रेवल सैंड और इक्वल्स टू की बात की है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, राइट, यहाँ पे क्या आएगा, इफ सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द ग्रेवल फ्रैक्शन, देन हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। और जो भी ऊपर है उसको क्या देनी है, प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि अगर 50-50% हुआ ग्रेवल और सैंड, तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रेवल जो है वहां पे बाजी मार जाता है, क्योंकि हमेशा क्या है ऊपर वाली चीजों को हम इंपॉर्टेंस देंगे। सिमिलरली किसके लिए होगा, अगर जो कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन 50-50% हुए तो हम सॉइल को क्या क्लासिफाई करेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफाई करेंगे, राइट।
और क्या है केस ए फॉर द परसेंटेज फाइनेस लेस देन 5%, तो उसके लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे उसको क्या, ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और सिमिलरली ये दोनों क्या है, अनसेटिस्फाई होने चाहिए इन द केस जहां पे हमें पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल की बात करेंगे, राइट। सिमिलरली किसके लिए, परसेंटेज फाइनेस के लिए। परसेंटेज फाइनेंस का यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, क्योंकि वो चीज मैंने थोड़ी सी और इलेबोरेट करके लिखी है कि परसेंटेज फाइनेंस अगर हम देखेंगे और वो मोर देन 12% है, तो हमें क्या चेक करना है, चेक द आईपी। क्लियर हो गया। ग्रेवल या सैंड में से कुछ भी आ सकता है, उनकी नोटेशन इस तरह से होती है, ड्यूल फंक्शन में भी उनकी नोटेशन होती है। जब हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे कैसे, जीसी है तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, बिल्कुल राइट। अगर जब हम क्या बोलेंगे, क्लेई ग्रेवल, इसको क्या बोलेंगे, सिल्टी ग्रेवल, इसको क्या बोलेंगे, सिल्टी क्लेई ग्रेवल, इसको क्या बोलेंगे, क्लेई सैंड, सिल्टी सैंड, सिल्टी क्लेई सैंड। समझ में आया क्या लिख रहे हैं हम। दूसरा, हमारे को आईपी चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्ले और सिल्ट की मात्रा पता होनी चाहिए, तो उनकी मात्रा ज्यादा है या कम है उसके बेसिस पे हम क्या नॉमेनक्लेचर में उसको इंक्लूड करेंगे। इफ आईपी इज लेस देन 4% और बिलो द ए लाइन, तो एम जो है, यानी एम क्या है, सिल्ट है यहाँ पे, तो सिल्ट जो है वो ग्रेटर देन क्ले होगा, तो हम नॉमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे, एसएम लिखेंगे या फिर जीएम लिखेंगे, हम जीसी और एससी नहीं लिखेंगे। समझ में आया। तो एक और चीज कि नो नीड टू चेक द ए लाइन, अगर जो आईपी लेस देन 4 है किसी का भी और वो बिलो द ए लाइन है, तो सिर्फ सीधा क्या लिख देंगे, सिल्ट इज मोर देन क्ले। ठीक है, वहां पे चेक नहीं करनी पड़ेगी आपको ए लाइन। लेकिन अगर इन बिटवीन लाई करता है तो ड्यूल फंक्शन आएगा, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी, इसके लिए ये लिखा हुआ मैंने ड्यूल फंक्शन। दूसरा, जब आईपी ग्रेटर देन 7 होगा और अबव द ए लाइन होगा, तो दो केस बनेंगे। कौन से दो केस बनेंगे, कि सबसे पहला आपको आईपी जो है वो ग्रेटर देन 7 है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डब्ल्यू एल चेक करना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू एन क्या है 29.6 से छोटा है, तो नो नीड टू चेक द ए लाइन, हम बोलेंगे सीधा क्या, और हाँ, सी जो है ग्रेटर देन एम है, राइट। यहाँ पे भी देख लो, अगर जब हम क्या बोलेंगे कि आईपी जो है ग्रेटर देन 7 है और हम क्या बोलेंगे कि 29 डिग्री, ये जो है ना यहाँ पे 29.6% से अगर जो कम हुआ, तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, क्ले का प्रोपोर्शन ज्यादा है और वहां पे हम सिल्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है कि ए लाइन चेक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्ले सीधा लिख देंगे सिल्ट। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि जब 29.6 से ज्यादा होगा, परसेंटेज से ज्यादा होगा लिक्विड लिमिट, तो वहां पे ए लाइन चेक करो। अगर बिलो है ए लाइन तो हम सिल्ट बोलेंगे, और अबव है तो हम बोलेंगे क्ले का प्रोपोर्शन ज्यादा है। सिमिलरली अगर जी फिफ्थ केस देखें, इन बिटवीन 5% में फाइन परसेंटेज क्या थी, कम थी, लेकिन 12% में ज्यादा थी। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में हुई, तो हम क्या बोलेंगे, ड्यूल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हमें सीयू भी चेक करना पड़ेगा, सीसी भी चेक करना पड़ेगा, आईपी भी चेक करना पड़ेगा। सीयू और सीसी क्यों चेक करना पड़ेगा, ताकि हमें वेल ग्रेडेड या पोअरली ग्रेडेड पता लगे। आईपी क्यों चेक करना पड़ेगा, ताकि हम क्ले की मात्रा को पता लगा सके। समझ में आया क्या लिखा मैंने। अब ये जो है हमारा आईएससी कोड है फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। सिमिलरली फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल के लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको इजी हो जाए। सब कुछ एक साथ है लिखा हुआ, तो आपको समझने में भी इजी हो जाएगा। आप ड्रॉ भी करोगे तो इसको आप इसी तरह से ड्रॉ करना कि अगर जो 50% पार्टिकल अगर जो पास कर रहे थ्रू द 75 माइक्रोन, तो हम उसे फाइन की दर्जा देंगे। अगर दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि हमें डब्ल्यूएल चेक करना पड़ेगा, लो है, इंटरमीडिएट है या फिर हाई कंप्रेसिबल है। थर्ड क्या लिखा है, आईपी भी चेक करो। आईपी किसका चेक करना है, सबसे पहले सॉइल का आईपी चेक करना है, फिर ए लाइन का आईपी चेक करना है, और दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है कि आईपी से बड़ा है हमारे सॉइल का आईपी या आईपी से छोटा है सॉइल का आईपी। और यू लाइन कब चेक करना है, जब कन्वेंशनल पेपर आएगा, राइट। तो हमें यू लाइन भी चेक करना पड़ेगा। ये क्या है, सारी नोटेशन है कि सी को हम क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं, सिल्ट को एम बोलते हैं, और ओ को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि एल, यहाँ पे एल लिख दिया, यहाँ पे आई लिख दिया, और यहाँ पे एच लिख दिया। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल के लिए एच, तो ये चीजें यहाँ पे लिखी है। दूसरा, हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट क्या है, अटोवर्क ने दिया हुआ है, जहां पे वाई एक्सिस पे आईपी है और एक्स एक्सिस पे डब्ल्यूएल है, राइट। 8 20 याद रखना है, 7 4 याद रखना है, 29.6% याद रखना है, और 35 और 50 जो है वो याद रखना है। अब ये वैल्यूज याद रखनी है, क्यों याद रखनी है, क्योंकि ए लाइन की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, कहां से लेकर कहां तक ये फॉलो करेगी। ए लाइन की क्या इक्वेशन है, आईपी इज इक्वल टू 0.73 डब्ल्यूएल माइनस 20। ठीक है, वैसे क्या 0.9 डब्ल्यूएल माइनस 8। ठीक है, तो ये समझ में आया। जब हम ए लाइन के ऊपर देखेंगे और यू लाइन से नीचे देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्ले का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, और जब हम नीचे देखेंगे ए लाइन की, तो हम क्या करेंगे, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल रहती है वहां पे। समझ में आपको ये जो भी है। तो ये हो गया हमारा क्या इंपॉर्टेंट टास्क, जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, वो चीज मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या हमें करना है। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट लो और इनको ड्रॉ करो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कन्वेंशन में भी और आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपकी हेल्प करेगा।